हेलो फ्रेंड्स, इन टुडे सेशन वी आर गोइंग टू कंटिन्यू आवर इकोनॉमिक घटना चक्र सीरीज, जिसको कंटिन्यू करते हुए आज हम नेक्स्ट चैप्टर पढ़ने वाले हैं, विच इज़ ऑन द फिजिकल पॉलिसी एंड द रेवेन्यू। अब बेसिकली देखिए, अब तक जो हमने डिस्कशन की थी, यहाँ पे कुछ स्टैटिक पार्ट आ गया था। मीन्स ये आपका जो है कि सोशल सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो गया, एग्रीकल्चर एलाइड सेक्टर, इंडस्ट्रियल सेक्टर, टर्सरी सेक्टर। ये हमारा थोड़ा क्या है, ये थोड़ा सा पार्ट है हमारा। इसमें प्रीलिम्स में वेटेज कम देखने को मिलता है, बट ये थोड़ा मेंस ओरिएंटेड सब्जेक्ट टॉपिक्स ज़्यादा थे। जैसा कि हमने अब उससे पहले वाले चैप्टर में डिस्कस किया था, नेशनल इनकम एंड जीडीपी, विच इज़ मोस्ट ओरिएंटेड। मीन्स यहाँ पे प्रीलिम्स से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बेसिक और कोर कॉन्सेप्ट से लेके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसी तरीके से आज का चैप्टर रहने वाला है आपका फिजिकल पॉलिसी एंड रेवेन्यू, जिसको हम बहुत ही अच्छे से पढ़ने वाले हैं। पहले इसके कुछ बेसिक्स जानेंगे, फिजिकल पॉलिसी के बेसिक्स, प्लस हमारे जो है कि क्या क्या कॉन्सेप्ट जो है ज़रूरत पड़ती है, अभी मैं इन सबको ब्रीफ करूंगा। देन इससे रिलेटेड जो है कि थोड़ा सा जो है कि स्टैटिक रिवीजन कर लेंगे, जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। फिर हम मूव करेंगे जितने भी पीवाईक्यूज़ हैं इनकी तरफ, क्योंकि ये टॉपिक बहुत बड़ा है गाइस। इसमें जो है कि अप्रॉक्सीमेटली 300 क्वेश्चंस हैं, जिनको आप लोग जो है कि प्रिसाइजली अटेम्प्ट करने होंगे। बहुत सारे मोस्ट रिपीटेटिव क्वेश्चन हैं और बेसिक नेचर के क्वेश्चन आते हैं, जैसे आपका फिजिकल पॉलिसी क्या डिपेंड करता है। यहाँ पे देखिए, मैं आपको बता दूँ। आइए इसको जो है कि टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। ठीक, बाकी जितनी भी प्लेलिस्ट है आपको प्रीवियस लेक्चर से आप फॉलो कर सकते हैं। प्रीवियस प्लेलिस्ट जो है हमारी ऑलरेडी चैनल पे अवेलेबल है। टेलीग्राम चैनल है, जहाँ पे आपको नोट्स और पीडीएफ मिल जाता है। सो लेट्स बिगिन अवर डिस्कशन। इस फिजिकल पॉलिसी और रेवेन्यू के चीज़ों को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे आपके नोट्स लगे हुए हैं, इससे हम पढ़ेंगे। तो अगर मैं फिजिकल पॉलिसी को डिफाइन करना हो, तो क्या कैसे इसको डिफाइन करेंगे? अगर हम कह दें कि इट इज़ दी पॉलिसी विच टेल्स अबाउट, ये हमें क्या बताता है? इट टेल्स अबाउट बोथ क्वालिटेटिव, यहाँ पे ये क्वालिटेटिव प्लस जो है क्वांटिटेटिव, क्वालिटेटिव एंड दी एंड क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट्स ऑफ गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर एंड इनकम। मीन्स गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर को और उसकी रिवेन्यू का क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एक्सपेक्ट जो बताए, उसे हम फिजिकल पॉलिसी कहते हैं। अगर हम इकोनॉमी में देखें तो दो मेजर नाम सुनते हैं आप, एक फिजिकल पॉलिसी सुनते हैं, दूसरा मॉनेटरी पॉलिसी सुनते हैं। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है? जो फिजिकल पॉलिसी है आपका, वो एक्सपेंडिचर और रिवेन्यू से गवर्नमेंट की डील करती है। इट मीन्स यहाँ पे आपको बजट जैसी चीज़ें देखने को मिलेंगी, फाइनेंस कमीशन देखने को मिलेगा, जीएसटी देखने को मिलेगा। ये सब किस में आ रहा है? ये सब फिजिकल पॉलिसी में आ रहा है। ठीक, अब गवर्नमेंट ने कितना जो है कि खर्चा किया है, इनका डेफिशिएट क्या है, ये सब हमारी फिजिकल पॉलिसी कहलाती है। मॉनेटरी पॉलिसी क्या होगी? बेसिकली डील्स विद द मनी एंड द बैंकिंग। ठीक, मनी एंड बैंकिंग। यहाँ पे आपको मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी दिखेगी। अभी इस मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी प्लस हमें इसमें सबसे बड़ा कंपोनेंट पड़ता है अपना सेंट्रल बैंक, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इनका क्या काम है? ये हमारे जो है कि मनी सर्कुलेशन को देखते हैं। ठीक, मनी सर्कुलेशन, महंगाई ज़्यादा ना हो जाए, इन्फ्लेशन कंट्रोल को देखते हैं। बैंक में कितना कैश रिजर्व रेशियो रहेगा, एसएलआर कितना रहेगा, बैंक रेट क्या होगा, ठीक, इन्फ्लेशन की टारगेटिंग कितनी है। तो ये सब हमारी मॉनेटरी पॉलिसी देखती है। तो आई होप ये चीज़ आपको बेसिक डिफरेंस समझ में आया होगा कि फिजिकल पॉलिसी और जो है दूसरी हमारी मॉनेटरी पॉलिसी है, इन दोनों में डिफरेंस क्या है। फिजिकल पॉलिसी बेसिकली क्या है? रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर की चीज़ें हैं, गवर्नमेंट पैसा कैसे क्या कमा रही है। और मॉनेटरी पॉलिसी क्या है? उसका जो है कि बेसिक इम्प्लीमेंटेशन है कि पब्लिक पर्स से जितना पैसा खर्च हो रहा है कैसे कंट्रोल हो रहा है, महंगाई कैसे कंट्रोल होगी, इन्फ्लेशन जैसी चीज़ वो मॉनेटरी पॉलिसी में आती है। तो विद दिस नोट, ये जो है कि आप बेसिक डेफिनेशन देख लेंगे। ठीक, ये बेसिक डेफिनेशन यहाँ पे जो मैंने लिखी हुई है, इसको आप ध्यान देंगे। तो फिजिकल पॉलिसी क्या हो गया? फिजिकल पॉलिसी हो गया, इट रेफर्स टू द गवर्नमेंट पॉलिसी रिगार्डिंग द पब्लिक एक्सपेंडिचर, टैक्सेशन एंड पब्लिक बोरोइंग टू इन्फ्लुएंस द इकोनॉमिक एक्टिविटी। ठीक, इसी तरह से इकोनॉमिक एक्टिविटी को इन्फ्लुएंस करता है। जैसे आपने नाम सुना होगा, स्टिमुलस जो है, स्टिमुलस है फिजिकल स्टिमुलस पैकेज। ठीक, फिजिकल स्टिमुलस पैकेज का नाम सुना होगा। ये कब रिलीज किया जाता है? जब डेफिसिट की हमें फंडिंग को, डेफिसिट को मैनेज करना होता है, तब इसको रिलीज किया जाता है। तो ये सब किसका पार्ट है? फिजिकल पॉलिसी का पार्ट है। इसे इम्प्लीमेंट कौन करता है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जिसे हम मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर आती है। ये रूट होती है केनीज की इकोनॉमिक्स में। जो केनीज की इकोनॉमिक्स है उसके अंदर ये अंडर रूटेड है। आगे क्वेश्चन आएगा तो इसको अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। बाकी मॉनेटरी पॉलिसी का डिफरेंस क्या है? ये मैनेज करती है मनी सप्लाई। ठीक, मॉनेटरी पॉलिसी क्या मैनेज कर रही है? मनी सप्लाई को। फिजिकल पॉलिसी जो है आपकी डिमांड करती है, मीन डिमांड थ्रू दी बजट, बजट से जो है कि मैनेज करती है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को। ऑब्जेक्टिव्स है, इसको आप ब्रीफली देख लेंगे कि इसका इंडिया में रूल क्या है।
इसका फिजिकल पॉलिसी का रूल इंडिया में ये है कि स्टेबलाइज करना और डेवलपमेंट ऑब्जेक्टिव को देखना, जैसे आपका मोबिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स फॉर द प्रियोरिटी सेक्टर, इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, हेल्थ हो गया, एजुकेशन हो गया, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी लाना, प्राइस को स्टेबल रखना, सस्टेन करना लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए, बैलेंस ऑफ पेमेंट को इक्विलिब्रियम में लाने के लिए जब हम बीओपी पढ़ेंगे तब देखेंगे उसमें जो करंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, इनको बैलेंस कैसे रखना, बीओपी पॉजिटिव, नेगेटिव और जो है कि इक्विलिब्रियम का क्या मतलब होता है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को रेज करना, ठीक, इनकम और वेल्थी इनक्वालिटी को जो है कि रिड्यूस करना, और ये सब जो है कि हमारे कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं जो फिजिकल पॉलिसी के हैं। अब इसके बाद जो है कि एक चीज़ जो है कि मेनली आप थोड़ा सा नोट डाउन कर लेंगे, वो क्या है, थोड़ा सा वेटेज देख लीजिए कि इसमें जो है कि हम जो चीज़ें पढ़ते हैं, एक वेटेज एंड द टॉपिक्स, किस टॉपिक पे आपको ज़्यादा ध्यान देना है, क्योंकि फिजिकल पॉलिसी इटसेल्फ जो है कि बहुत बड़ा टॉपिक गाइस, मैं 300 क्वेश्चंस के थ्रू गया हूँ, इससे चीज़ें मैंने जो है कि विदड्रॉ की है कि यहाँ पे आपको ये चीज़ें करनी है जिससे आपका मैक्सिमम काम हो जाएगा। देखिए 55% से जो 60% क्वेश्चंस हैं वो किस टॉपिक से आ रहे हैं, मतलब 55% से 60%, मतलब इसकी डिमांड क्या है, बहुत ही हाई है। तो ये जो है कि आपको करना ही करना है, ये जो है कि आप छोड़ नहीं सकते हैं। ये 55% से 60% की चीज़ें हैं। वो चीज़ें क्या है, जैसे आपका टैक्सेशन वाला पार्ट हो गया, टैक्सेशन एंड द टैक्स रिवेन्यू, ठीक, इसमें इनडायरेक्ट टैक्स, ये सब जितनी भी चीज़ें हैं, ठीक, अभी जो है कि हम जानेंगे टैक्सेशन में इनडायरेक्ट और डायरेक्ट टैक्स हो गया, ठीक, इनडायरेक्ट और डायरेक्ट टैक्स, फिर वैट क्या होता था, फिर ये एक्साइज ड्यूटीज़ क्या आई, स्टैम्प ड्यूटी क्या आई, ठीक, स्टैम्प ड्यूटीज़ क्या होता है, फिर इन सब से जो है कि वैट से जो है कि हम लोग जो है कि जीएसटी की तरफ मूव किए, जीएसटी में भी सीजीएसटी क्या होता है, एसजीएसटी क्या होता है, आईजीएसटी क्या होता है, ये सब टैक्सेशन का पार्ट है, ठीक, इसमें आपको जीएसटी काउंसिल पढ़नी होगी। तो इनसे जो है कि क्वेश्चन जो है कि हाईली आने के चांसेस रहते हैं, तो ये ब्रीफली याद रखेंगे। फिर जो है कि आपका सेकंड टॉपिक क्या होता है, टैक्सेशन के बाद जो है कि सेकंड टॉपिक आपको मेनली जो ध्यान रखना है वो है आपका फिजिकल डेफिशिएट। अब ये डेफिशिएट जब रिवेन्यू और कैसे एक्सपेंडिचर ज़्यादा होगा, इसके वजह से फिजिकल के साथ साथ आपका रिवेन्यू डेफिशिएट क्या है, ठीक, फिर प्राइमरी डेफिशिएट, ठीक, प्राइमरी डिफिशिएट, डेब्ट ऑन जो है कि डेब्ट एंड डिफिशिएट फाइनेंसिंग कैसे होती है, जो भी हमारा डेब्ट हो रहा है या डिफिशिएट फाइनेंसिंग है, ये जो है कि कैसे टेक प्लेस कर रही है इकोनॉमी में, इससे जो है कि क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। फिर आपको क्या देखने को मिलेगा, फाइनेंस कमीशन, जो आर्टिकल 280 के अंडर है, फाइनेंस कमीशन, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हमारा वर्टिकल हॉरिजॉन्टल टैक्स, मतलब सेंटर स्टेट के बीच में जो भी टैक्स डिवाइड हो रहे हैं, फाइनेंस कमीशन और फिजिकल फेडरलिज्म, इससे जो है कि आपको क्वेश्चन देखने को मिलते हैं हाईली। ये 3 टॉपिक है, ब्रह्मास्त्र है इस टॉपिक के। फिजिकल पॉलिसी जो रिवेन्यू चैप्टर है इसके जो है कि ब्रह्मास्त्र है, जिसको आपको पढ़ना ही पढ़ना है गाइज। यहाँ से मोस्ट क्वेश्चन जो है कि देखने को मिलते हैं। फिर इसके बाद आता है एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक हमारा बजट का। अब बजट में बिल्कुल होलिस्टिक कवर करने होता है कि कैसे बजट प्रिपेयर होता है, ठीक, पूरा प्रोसेस क्या है, फिर डिमांड ऑन ग्रांट से लेके अप्रोप्रिएशन बिल जो है कि पूरा जो है कि आपको बजट पढ़ना पड़ेगा। फिर इसमें कंपोनेंट्स ऑफ बजट, जैसे मैंने आपको पढ़ाया था कैसे, आपको इकोनॉमी वाले सेशन आपने घटना चक्र के देखे होंगे, तो वहाँ मैंने कंपोनेंट्स ऑफ बजट पढ़ाए थे कि आपका कैपिटल अकाउंट, रिवेन्यू अकाउंट, कैपिटल रिसीप्ट, ठीक, यहाँ पे जो रिसीट्स होती हैं और एक्सपेंडिचर होता है, ठीक, बोथ किसका, रिसीट एंड एक्सपेंडिचर जो है कि हमें देखना होगा किसका, बोथ हमारे जो है कि कैपिटल का और रिवेन्यू, दोनों की रिवेन्यू रिसीट और एक्सपेंडिचर, कैपिटल रिसीट और एक्सपेंडिचर क्या है, सब जो है कि यहाँ पे आपको देखना पड़ेगा, ठीक। फिर इसके बाद जैसे आपकी कोई फिजिकल पॉलिसी है, ठीक, फिजिकल पॉलिसी हो गया या फिजिकल स्टिमुलस जिसे कहते हैं, मैंने आपको बताया फिजिकल स्टिमुलस पैकेज हो गया, इसके बारे में जो है कि कुछ क्वेश्चंस आते हैं कि क्या क्या विड्रॉ हो रहा है। फिर हमारा जो है कि एक मेन टॉपिक आता है क्या, FRBM एक्ट, इसको तो जो है कि आपको रट लेना है, इससे क्वेश्चन हमेशा 2-3 साल पे देखने को मिलते हैं, ठीक। जीएसटी हो गया, ठीक, इसके साथ साथ जीएसटी हो गया, गुड्स एंड सर्विस टैक्स की, इस जीएसटी के साथ साथ जीएसटी काउंसिल ऐड कर लेंगे, ठीक, जीएसटी काउंसिल हो गया। फिर हमें जो टैक्स रिफॉर्म्स होते हैं, आपके जो टैक्स रिफॉर्म्स हो रहे हैं, टैक्स रिफॉर्म्स पे कैसे टैक्स स्लैब चेंज हो रहे हैं, टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन क्या है, क्या हमारा इनकम टैक्स एक्ट कह रहा है, क्या जो है कि अदर चीज़ें हैं, या क्या हमारे जो है कि लोकल जो है कि कोई लोकल फिजिकल इश्यूज हैं हमारे जो है कि इस पे ग्राम पंचायत पे, ठीक, ऐसे कोई इश्यूज है, इन सबको होलिस्टिकली कवरेज किया जाएगा। तो ये हमारे विड्रॉ होके आते हैं, ठीक। अब यहाँ पे आपको डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें देखने को मिलेगी, तो हम एक एक करके चीज़ों को समझेंगे, ठीक। आई होप इतनी सारी चीज़ें आपको
रिटेन हुई होंगी माइंड में कि बेसिक डिफरेंट क्या है फिजिकल पॉलिसी का और मॉनेटरी पॉलिसी में। ठीक, मॉनेटरी पॉलिसी सिंपल मनी सप्लाई मैनेज कर रही है, फिजिकल पॉलिसी क्या कर रही है, आपकी डिमांड कर मीन्स पॉलिसी को मैनेज कर रही है थ्रू द डिमांड ऑफ द बजट। ये इसका फिजिकल पॉलिसी का ऑब्जेक्टिव होता है। वेटेज टॉपिक की बात करें तो 55 से 60% जो वेटेज जो ले रहा है वो ये टॉपिक्स ले रहे हैं, टैक्सेशन से लेके फिजिकल डेफिसिट, फाइनेंस कमीशन और ये आपका रिवेन्यू डेफिसिट, ये सब जो है कि पूरा जो है कि 50 से 60% इसका वेटेज है। बजट की और फिजिकल पॉलिसी की बात करें तो ये जो है कि इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये कुछ मिसलेनियस टॉपिक है, थोड़ा करंट ओरिएंटेड रह के पढ़ना पड़ता है। तो आई होप इस चीज़ को आप जो है कि ब्रीफली अंडरस्टैंड करेंगे। देन इसके बाद इसमें जो है हम बात करें तो डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें हैं। अब धीरे धीरे प्रोसीड करेंगे और पूरे नोट्स को समझेंगे कि क्या इंस्ट्रूमेंट होते हैं, क्या चीज़ें हैं। तो आइए ब्रीफली इसको स्टार्ट करते हैं और वन बाय वन करके इसको ब्रीफली समझते हैं। सो बिफोर स्टार्टिंग यहाँ पे एक और चीज़ जान लीजिए, एक चीज़ ऐड ऑन कर लेंगे, ये जो क्वालिटेटिव है क्वांटिटेटिव है, इसका मतलब क्या होता है हमारे फिजिकल पॉलिसी में। तो इसको मैं जो है कि ब्रीफली आपको समझा देता हूँ। देखिए क्वांटिटेटिव का मतलब तो समझ में आ रहा है कि क्वांटिटी है, तो मतलब यहाँ पे गवर्नमेंट जो है, गवर्नमेंट क्या कर रही है, कितना इनकम और एक्सपेंडिचर कर रही है, गवर्नमेंट की कितनी इनकम है और क्या उसका एक्सपेंडिचर है, ये चीज़ कि हाउ मच गवर्नमेंट इनकम इज और एक्सपेंडिचर। तो ये होगा हमारा क्वांटिटेटिव क्वांटिटेटिव फिजिकल पॉलिसी। क्वालिटेटिव की बात करें तो ये होता है इसमें क्या कि कहाँ से, फ्रॉम वेयर इज गवर्नमेंट अर्न, कहाँ से गवर्नमेंट अर्न कर रही है। जैसे आपको फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट टैक्स से अर्न करती है, और इनकम देखिए तो गवर्नमेंट लोन ले ली तो भी उसकी अर्निंग हो जाती है, बट ये जो है कि आपको डेप्ट में आ जाता है, इसको पे बैक करना पड़ता है। इसमें और क्या पढ़ सकते हैं कि गवर्नमेंट ने अर्न क्या किया, ये क्वालिटेटिव का मतलब कहाँ से क्या अर्न किया और कहाँ स्पेंड किया। टू वेयर गवर्नमेंट स्पेंड, टू वेयर गवर्नमेंट स्पेंड, ठीक, जो है कि गवर्नमेंट की स्पेंडिंग कहाँ हो रही है, लाइक जो है कि आपकी स्कीम्स हो गई, जितनी भी आपकी स्कीम्स है, जो भी रैशनल पॉपुलेशन स्कीम्स हो गई, इसमें गवर्नमेंट खर्चा कर रही है, आपकी सब्सिडीज़ में खर्चा कर रही है, या जो है कि ईटीसी जितना खर्चा कर रही है आपकी स्पेंडिंग, ठीक, आपके जो कि स्कॉलर्स देने में, ये सब हमारे किस में आते हैं, क्वालिटेटिव टूल्स में आते हैं। तो ये ब्रीफली याद रखेंगे। फिर गवर्नमेंट ने एक चीज़ है यहाँ पे जो कि लिखेंगे, गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट इम्प्लीमेंट्स, गवर्नमेंट क्या कर रही है, इम्प्लीमेंट करती है आपकी फिजिकल, देखिए फिजिकल पॉलिसी को एफपी लिखूंगा तो इससे जो कंफ्यूज नहीं होना है, फिजिकल पॉलिसी एफपी से रिप्रेजेंट किया जाएगा। तो गवर्नमेंट इम्प्लीमेंट करती है फिजिकल पॉलिसी थ्रू दी बजट, ठीक, बजट से रिप्रेजेंट अपने जो है कि फिजिकल पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करती है। अब बजट क्या है, इट इज़ नो वेयर मेंशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन, ये जो है कि नो वेयर इन कॉन्स्टिट्यूशन जो है कि मेंशन है, ठीक, ये जो है कि कॉन्स्टिट्यूशन मेंशन नहीं पाया जाता है। पाया क्या जाता है, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इसको क्या कहा जाता है, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अभी आर्टिकल 112 की चीज़ें आगे डिस्कस करेंगे तो और चीज़ें क्लियर होंगी, ठीक। तो ये जो है कि कुछ बेसिक सी बातें हो गई जो फिजिकल पॉलिसी के बारे में है गाइस। तो आई होप इस चीज़ को आप अंडरस्टैंड करेंगे। फिर आइए कुछ बेसिक टूल्स हैं, इसको मैं आपको समझाता हूँ कि इंस्ट्रूमेंट हैं हमारे जो है फिजिकल पॉलिसी के, कुछ हमारे इंस्ट्रूमेंट हैं, इसको जो है कि आप समझने की कोशिश करेंगे। पहला है देखिए पब्लिक इंस्ट्रूमेंट एक्सपेंडिचर। अब इसमें क्या है कि आपको टेबल जो दिया हुआ है इससे इंस्ट्रूमेंट लिखे हुए हैं कि पब्लिक एक्सपेंडिचर से उसका मीनिंग क्या है, ठीक, उसका मतलब समझेंगे। फिर रोल और इम्पैक्ट ऑफ द इकोनॉमी क्या रहता है, उसका एग्जाम्पल क्या है, तो इसको जो है कि ब्रीफली समझिएगा। देखिए कुछ बेसिक बातें हम कर लेते हैं ताकि क्वेश्चन जो आगे सॉल्व करने हैं आपको 300 क्वेश्चन, उनमें बहुत आसानी हुई गाइस, क्योंकि बहुत ही देखिए बहुत ज़्यादा यूपीपीसीएस जो है कोर कॉन्सेप्ट मतलब क्लियर हो तो इजीली इस टॉपिक के क्वेश्चन किए जा सकते हैं, चाहे कोई भी स्टेट पीसीएस हो, बीपीएससी हो, एमपीएससी हो, तो क्वेश्चन टैकल हो जाते हैं, आपके कोर कॉन्सेप्ट क्लियर है। पर थोड़ा जो है कि टेक्निकल पार्ट आ जाता है, यूपीएससी जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे होंगे वहाँ थोड़ा जो है कि इसको जो है कि डीप डाउन करके और जो है कि थोड़ा जो है कि डीप डाउन और कोर कॉन्सेप्ट क्लियरिटी के साथ पढ़ना पड़ता है। तो ध्यान से सुनिएगा, जो चीज़ें मैं बनाऊँ उसको जो है कि नोट डाउन कर लेंगे, ठीक, नोटिंग कर लेंगे, साथ ही साथ स्क्रिबल करते रहिए, अपने पेन पेपर को चलाते रहिए कि ताकि आपका माइंड एक्टिव रहे, और बहुत ध्यान से सुनना है चीज़ें। और एक बार में जो है कि देखिए रिटेन नहीं हो तो एक दो बार लेक्चर को देख लेंगे, और नोट्स जब पीडीएफ जो है कि टेलीग्राम चैनल पर डालूंगा तो वहाँ से जो है कि एक्सेस करके इसको अच्छे से रिवाइज कर लेना है, ठीक। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए पब्लिक एक्सपेंडिचर, इसका मतलब क्या होता है कि गवर्नमेंट पब्लिक एक्सपेंडिचर कर रही है, मीन्स एक्सपेंड क्या करेगी, पब्लिक पे एक्सपेंड करना है तो इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएगी, डिफेंस को मजबूत करेगी, जो हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव और ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम है उसको जो है कि और जो है कि ट्रांसपेरेंट और स्ट्रेंथन करेगी, वेलफेयर स्कीम्स चलाएगी, सब्सिडीज देगी, सैलरीज देगी, पेंशन देगी, इंटरेस्ट पेमेंट देगी। तो ये सब क्या आता है हमारा, ये सब हमारा किस में आता है,
गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर में आता है, ठीक, ये जो है कि हमारा पब्लिक एक्सपेंडिचर में आती है इतनी सारी चीज़ें। अब यहाँ क्या है कि डायरेक्टली इंक्रीज कर सकती है एग्रीगेट डिमांड को, ये जनरेट एम्प्लॉयमेंट करेगा, स्टिमुलस ग्रोथ करेगा ड्यूरिंग द इकोनॉमिक स्लो डाउन। इससे क्या होगा, इंक्रीज जो है कि डेवलपमेंट होगा, तो हमारा गवर्नमेंट स्पेंडिंग जो है बढ़ेगी, तो हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ भी देखने को मिलेगी। मतलब इंक्रीज इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंड ड्यूरिंग दी स्लो डाउन, मीन्स अगर इकोनॉमी स्लो डाउन होती है तो हम इंफ्रास्ट्रक्चर पर ज़्यादा इन्वेस्ट करते हैं, ताकि चीज़ें जो है कि इकोनॉमी में मनी फ्लो बढ़े। तो आपको ये ब्रीफली याद रखना है। आई होप ये चीज़ क्लियर हो गई होगी पब्लिक एक्सपेंडिचर से रिलेटेड। ठीक, पहला पॉइंट क्लियर है। देन आता है टैक्सेशन। अब टैक्सेशन में देखिए दो तरह के टैक्स हैं, इनडायरेक्ट और डायरेक्ट टैक्स है। तो टैक्सेशन कैसे इन्फ्लुएंस करता है आपकी डिस्पोजेबल इनकम को, सेविंग को, इन्वेस्टमेंट को, अभी समझाया जाएगा कैसे करता है। टैक्स घटाने बढ़ाने से, इनडायरेक्ट टैक्स घटाने बढ़ाने से क्या चीज़ होती है, दोनों चीज़ बेसिकली समझेंगे हम। ठीक, अगर कह रहे हैं कि टैक्स में रिडक्शन हो जाए, टैक्स में रिडक्शन हो तो क्या होगा, कंजम्पशन एंड इन्वेस्टमेंट जो है कि आपका क्या करेगा, बढ़ेगा, इंक्रीज करेगा कंजप्शन और इन्वेस्टमेंट। मीन्स कैसे, आप इसको जो है कि रुकिए पहले इस लाइन डायग्राम से समझेंगे जो मैं आपको समझाना चाहता हूँ। लेट्स ड्रॉ लाइन डायग्राम। इस चीज़ को समझने के लिए थोड़ा सा ये लाइन डायग्राम की हेल्प लेंगे। ठीक, हम जानते हैं टैक्सेस दो तरीके के हैं, इनडायरेक्ट टैक्सेस और डायरेक्ट टैक्सेस। तो अगर आपका जो इनडायरेक्ट टैक्स है, ठीक, क्या है, इनडायरेक्ट टैक्स को डिक्रीज कर दिया जाए, तो इससे होगा क्या, अगर मैं इनडायरेक्ट टैक्स डिक्रीज कर रहा हूँ तो जो फाइनल गुड्स हैं क्या होंगे, जो आपके फाइनल वैल्यू ऑफ गुड्स हैं, फाइनल वैल्यू ऑफ गुड्स, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। ठीक, अब कैसे डिक्रीज होगी फाइनल वैल्यू, मीन्स इनडायरेक्ट टैक्सेस किसी भी, जैसे इनडायरेक्ट टैक्स आपका जो है कि जीएसटी हो गया या वैट हो गया, इन सबको डिक्रीज किया जाएगा। तो जो 100 रुपये की चीज़ थी उस पर टैक्स लगा के 105 मिल रही थी, मैंने टैक्स को डिक्रीज कर दिया, तो वो अगर 103 की मिलेगी, तो 103 की मिलने के बाद क्या होगा, फाइनल जो वैल्यू है गुड्स की वो डिक्रीज की, तो आपकी डिमांड क्या होगी, डिमांड गोज, जो है कि डिमांड ऑफ गुड्स गोज अप। ठीक, जो कि इंक्रीज कर जाएगा, डिमांड ऑफ गुड्स इंक्रीज करेगा, तो क्या होगा, आप प्रोडक्शन ऑफ द गुड्स, जैसी डिमांड बढ़ेगी तो आपको क्या करना पड़ेगा, प्रोडक्शन ऑफ द गुड्स को बढ़ाना पड़ेगा। ठीक, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स को क्या करना पड़ेगा, इंक्रीज करना पड़ेगा। अल्टीमेटली ये प्रोडक्शन जब बढ़ेगा तो क्या हो जाएगी, इकोनॉमिक ग्रोथ देखने को मिलेगी। तो आई होप ये जो है इनडायरेक्ट टैक्स का एग्जाम्पल आपको समझ में आया होगा कि इनडायरेक्ट टैक्स घटाने से कैसे हम लोग इकोनॉमिक ग्रोथ को लीड कर रहे हैं। इसमें और ऐड ऑन करेंगे तो क्या है कि अगर हम जो है कि डिक्रीज करते हैं अपना इनडायरेक्ट टैक्स, डिक्रीज कर रहे हैं इनडायरेक्ट टैक्स, तो ये लीड टू क्या होता है, इट्स लीड टू इंक्रीज इन द लिक्विडिटी, इंक्रीज इन लिक्विडिटी, मतलब मनी जो है कि ज़्यादा फ्लो करेगा, लिक्विडिटी बढ़ेगी। तो ये आप ब्रीफली याद रखेंगे, ये टॉपिक जो है कि आपको याद रखना है। अब इसी में जो है कि एक चीज़ जो है कि नोट डाउन कर लेंगे, इसे क्या कहते हैं, एक चीज़ कहते हैं वर्चुअस साइकिल ऑफ जो है कि अपना ग्रोथ। ठीक है, इसको नोट डाउन कर लेंगे। क्या होता है, वर्चुअस साइकिल होती है अपने इकोनॉमिक ग्रोथ की। क्या होती है वर्चुअस साइकिल, यहाँ पे अगर मान लीजिए डिमांड इंक्रीज हो रही है, ठीक, अगर डिमांड बढ़ इंक्रीज हो रही है, ठीक है, इस वाले टॉपिक को समझा रहा हूँ कि यहाँ पे क्या है, डिमांड इंक्रीज होने से, इसे वर्चुअस साइकिल कहते हैं। डिमांड इंक्रीज होगी तो फिर आपको जो है कि प्रोडक्शन इंक्रीज करना पड़ेगा। ठीक, अगर प्रोडक्शन इंक्रीज होगा तो प्रोडक्शन इंक्रीज करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एम्प्लॉयमेंट को इंक्रीज करना पड़ेगा। ठीक, एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज होगा, पैसा ज़्यादा आएगा, फिर क्या होगा, डिमांड भी इंक्रीज होगी। तो ये क्या कहलाती है, एक वर्चुअस साइकिल कहलाती है हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ की। तो याद रखिएगा, इनडायरेक्ट टैक्स से आपकी अल्टीमेटली डिमांड बढ़ती है, डिमांड बढ़ने से प्रोडक्शन, प्रोडक्शन से इकोनॉमिक ग्रोथ, क्योंकि इनडायरेक्ट टैक्सेस लीड करता है लिक्विडिटी बढ़ाने में, लिक्विडिटी बढ़ेगी तो ये हमारा क्या है, अल्टीमेटली इकोनॉमिक ग्रोथ टेक प्लेस करेगा। ठीक, अब फॉर एग्जांपल जो है कि देखिए टैक्स रेट का समझा दूँ। इनडायरेक्ट टैक्स रेट जो है देखिए, ठीक, अभी ये तो इनडायरेक्ट टैक्स का एग्जांपल था। डायरेक्ट टैक्स जैसे इनकम टैक्स को समझते हैं, आइए। ठीक, यहाँ पे जो है कि मैं अब समझा रहा हूँ, थोड़ा डायरेक्ट टैक्स को समझेंगे। डायरेक्ट टैक्स में एग्जांपल ले रहा हूँ इनकम टैक्स का। ठीक, डायरेक्ट टैक्स में एग्जांपल लेता हूँ इनकम टैक्स का। अब ये हमारी जो बला है इनकम टैक्स सभी जानते हैं, सबको देना होता है। इसका जो है कि स्लैब रहता है हर साल, जो है कि आप जानते हैं स्लैब रहता है कि 0 से 2.5 या 0 से 5 लाख तक तो फ्री रखेंगे, 5 से 10 लाख होता है, 10 से 15, ये सब कॉमन बातें हैं, क्वेश्चन के थ्रू देख लेंगे जो भी अपडेटेड इनकम स्लैब रहेगा। अभी बस इस पर ध्यान दीजिएगा, इनकम टैक्स जो है क्या हो रहा है, अगर हम लोग इनकम टैक्स सरकार क्या कर रही है, डिक्रीज कर रही है। क्या कर रही है, इनकम टैक्स को डिक्रीज कर रही है। तो क्या होगा उससे, इससे जो है होगा क्या, इससे आपकी जो है कि टैक्स लाइबिलिटी जो है कि डिक्रीज करेगी। टैक्स लाइबिलिटी मीन्स आपको कम इनकम टैक्स देना पड़ेगा। कम इनकम टैक्स देने का मतलब क्या होगा, आपकी डिस्पोजेबल इनकम। देखिए मैंने आपको प्रीवियस सेशन में कराया था, ये सब इसीलिए कनेक्टेड है। पर्सनल इनकम क्या होती है,
जब आपके नेशनल इनकम में जो है कि चीज़ें जो है कि अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट ये सब जो है कि घटा बढ़ा दिया जाए। डिस्पोजेबल इनकम क्या होती है? पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम। जब पर्सनल इनकम में से आपके जो है कि नॉन इंटरेस्ट पेमेंट और टैक्सेस को घटा दिया जाए तो डिस्पोजल मतलब आपके पास कितना पैसा है जो आप खर्च करेंगे। तो इनकम टैक्स भाई घटा है। ठीक, इनकम टैक्स घटा है तो हुआ क्या है, हमारी टैक्स लाइबिलिटी घटी है, हमें कम टैक्स देना है। कम टैक्स देना है तो हमारे पास क्या है, डिस्पोजेबल इनकम जो है मोर है। हमारे पास क्या है, डिस्पोजेबल इनकम मोर, मतलब ये डिस्पोजेबल इनकम जो है कि हाई हो गई है। ठीक, यहाँ पे डिस्पोजेबल इनकम जो है कि आपको ज़्यादा देखने को मिलेगी। उसके वजह से क्या होगा, डिस्पोजेबल इनकम ज़्यादा है तो डिमांड आप ज़्यादा करेंगे। ठीक, अगर आपकी डिमांड जो है कि बढ़ेगी, डिमांड बढ़ेगी तो क्या होगा, डिमांड बढ़ने से प्रोडक्शन इन द इकोनॉमी ज़्यादा होगा। फिर वही वर्चुअस साइकिल आ गई, प्रोडक्शन इंक्रीज करेगा, डिमांड ज़्यादा हुआ, प्रोडक्शन ज़्यादा हुआ, क्या टेक प्लेस कर जाएगा, इकोनॉमिक ग्रोथ टेक प्लेस कर जाएगा। ठीक, क्या हो जाएगा, इकोनॉमिक ग्रोथ हमें देखने को मिलेगा। ठीक, और इस पे देखिए अब सरकार पे क्या इम्पैक्ट हो गया, ये तो पार्ट हो गया क्या, अगर मैं इस पार्ट को कहूँ, अगर इनकम टैक्स डिक्रीज हो रहा है तो ये आपकी लाइबिलिटी जो डिक्रीज हो रही है वो है ह्यूमंस पे, मतलब जो है कि आम जनता पे जो इम्पैक्ट डाल रही है, ये चीज़ हुई। बट ऑन द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट के साथ क्या हुआ, तो यहाँ पे देखेंगे इनकम टैक्स क्या क्या है, गवर्नमेंट ने डिक्रीज किया है। ठीक, इनकम टैक्स जो है कि गवर्नमेंट ने डिक्रीज किया है तो उससे क्या होगा, टैक्स का कलेक्शन कम होगा गवर्नमेंट के पास। ठीक, टैक्स का कलेक्शन जो है डिक्रीज कर जाएगा, गवर्नमेंट के पास टैक्स का कलेक्शन क्या हुआ, डिक्रीज कर गया। टैक्स का कलेक्शन डिक्रीज हुआ तो गवर्नमेंट की इनकम क्या होगी, गवर्नमेंट की इनकम डिक्रीज कर जाएगी। गवर्नमेंट की इनकम डिक्रीज की तो गवर्नमेंट क्या करेगी, आपको जो है कि गवर्नमेंट को बोरो करना पड़ेगा। गवर्नमेंट बोरो करेगी चीज़ों को मैनेज करने के लिए, जो भी उसके जो है कि डेली खर्चेज है, तो गवर्नमेंट की बोरोइंग बढ़ जाएगी यहाँ पे। ठीक, गवर्नमेंट की बोरोइंग बढ़ेगी तो क्या होगा, हमारी क्या इनकम से ज़्यादा एक्सपेंडिचर हो गया तो क्या टेक प्लेस कर जाएगा, फिजिकल डिफिशिएट हो जाएगा। ठीक, गवर्नमेंट के पास जो है कि फिजिकल डिफिशिएट हो जाएगा। तो ये जो है कि बेसिक एग्जाम्पल थे जिसको मैंने समझाने की कोशिश की। अब यही चीज़ देखिए यहाँ पे लिखी होगी, तो आई होप देखिए ये सब चीज़ें आपको समझ में आ रही हों। तो आपको थम्स अप करना है, कमेंट सेक्शन में जाके बताना है कि ये सेशन कैसे लगते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर करना है ताकि सबको बेनिफिट हो सके। तो अब तक मैंने देखिए पहला इंस्ट्रूमेंट बताया कि पब्लिक एक्सपेंडिचर अगर पब्लिकली एक्सपेंड कर रही है तो इन सब चीज़ों पे करेगी। ये मैंने आपको नेशनल इनकम अकाउंटिंग में भी समझाया था कि इंफ्रास्ट्रक्चर इन सब पे जो है कि चीज़ें खर्च हो रही हैं तो अल्टीमेटली क्या करेगा, हमारा जो है कि डायरेक्ट इंक्रीज करता है एग्रीगेट डिमांड को। डिमांड इंक्रीज होगी तो एम्प्लॉयमेंट ये सब होगा और जो है कि इकोनॉमिक ग्रोथ रहेगी। इस चीज़ को याद रखना है हमेशा। ये होती है क्या, वर्चुअस साइकिल ऑफ द इकोनॉमिक ग्रोथ होती है कि वर्चुअस साइकिल क्या है, डिमांड बढ़ेगी, प्रोडक्शन बढ़ेगा, प्रोडक्शन से एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, एम्प्लॉयमेंट से आपके पास ज़्यादा पैसा आएगा, डिमांड इंक्रीज रहेगी। इसमें टैक्स का एग्जाम्पल ले तो इनडायरेक्ट टैक्स से कैसे हो रहा है, इनडायरेक्ट टैक्स से आप जो है कि ज़्यादा डिमांड करेंगे गुड्स की, क्योंकि फाइनल वैल्यू ऑफ गुड्स जो है पैसों में कम में मिल रही है, तो आपको जो है कि ज़्यादा इकोनॉमिक ग्रोथ देखने को मिलेगी क्योंकि लिक्विडिटी बढ़ा देती है। डायरेक्ट टैक्स में देखें तो इंसान के ऊपर देखें तो अगर लाइबिलिटी कम होगी तो वो डिमांड ज़्यादा करेगा। ठीक, हमारी डिस्पोजेबल इनकम होने की वजह से ज़्यादा डिमांड ज़्यादा करता है और इकोनॉमिक ग्रोथ टेक प्लेस करती है। सरकार पे देखें तो उसका डेफिशिएट बढ़ जाता है। अब यहाँ पे आएंगे टैक्सेशन के पार्ट में, टैक्सेशन कैसे डिस्पोजेबल इनकम को जो है कि होल्ड कर रहा है, सेविंग इन्वेस्टमेंट को, जिससे क्या होगा, कंजम्पशन जो है कि इंक्रीज होगा, एक्सपेंसरी इम्पैक्ट होगा, टैक्स रेज जो है कि अगर डिक्रीज हो जाए तो एक्सेस डिमांड होगी, और ये जो कि थोड़ा इन्फ्लेशन इन सब पे भी इम्पैक्ट डालेगा। ये इन्फ्लेशन वाला पार्ट कहाँ समझ में आएगा, मॉनेटरी पॉलिसी में अच्छे से समझेंगे। अभी कहीं इन्फ्लेशन आए तो हल्का फुल्का बस अंडरस्टैंड कर लीजिएगा। इसे क्या कहते हैं, यूज एज ए डिमांड मैनेजमेंट टूल। डायरेक्ट टैक्स में देखिए अब ये सब होते हैं, प्रोग्रेसिव इन नेचर होता है, रिड्यूस इनकम इक्वालिटी करता है, अफेक्ट करता है हमारी डिस्पोजल इनकम को डायरेक्टली। इनडायरेक्ट जो है कि जीएसटी, एक्साइज, कस्टम ड्यूटी होती है, जनरली क्या होता है, रिग्रेसिव होता है, इन्फ्लुएंस करता है कंजम्पशन बिहेवियर को, इसमें सिन टैक्सेस भी आते हैं, और यूज करता है हमारे हार्मफुल कंजम्पशन को, यूज टू डिस्करेज हार्मफुल कंजम्पशन। ठीक, फिर पब्लिक बोरिंग का एग्जांपल देख लीजिए। पब्लिक बोरिंग का एग्जांपल मतलब क्या है, जब गवर्नमेंट बोरो करे व्हेन एक्सपेंडिचर एक्सेसिव द रेवेन्यू। इसमें जो है कि क्या होता है, आपके फाइनेंस, इंफ्रास्ट्रक्चर, वेलफेयर और सपोर्ट करते हैं फाइनेंस डेफिशिएटिंग को, जब ये इनकम डायरेक्ट टैक्स जो है कि आपका कम हो जाए। तो यहाँ पे जो है कि बैंक से हो गया, एक्सटर्नल सिटीजन, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन लाइक आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक एंड अदर लीडिंग इंस्टीट्यूशन जो हमें लोन दे सकती हैं, तो इन सब चीज़ों से होता है। जैसे एशियन डेवलपमेंट बैंक है, अपने रीजनल बैंक की बात करें, यहाँ से लोन उठाए जाते हैं। बोरोइंग इंस्ट्रूमेंट में देखिए तो गवर्नमेंट के बॉन्ड्स हो गए, ट्रेजरी बिल, हमारा जो है कि नेशनल सिक्योरिटीज़, किसान विकास पत्र, ये सब जो है कि क्या है, हमारे लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म फंड्स होते हैं। जब ये बॉन्ड्स फंड्स पढ़ेंगे, ये भी मॉनेटरी पॉलिसी में आता है कि ऐसे गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ बेची जाती है। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ अगर आपको
मनी में मार्केट में लिक्विडिटी ज़्यादा है, मतलब मनी जो है कि मनी सप्लाई ज़्यादा है, आपको जो है कि क्या करना होगा, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज सेल कर देंगे, ठीक। तो आपको जो है कि मार्केट से मनी सक आउट कर लेंगे, मनी जो है कि आपके पास आ जाएगा, तो मनी सप्लाई कम हो जाएगी। इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने वाले टूल्स हैं, ये सब वहाँ समझेंगे। अभी जो है कि बोरिंग इंस्ट्रूमेंट क्या क्या चीज़ें होती हैं ये जान लीजिए। देन आगे बढ़ते हैं। सब्सिडीज क्या करती है, ये करती है फाइनेंशियली सपोर्ट देती है टारगेटेड ग्रुप्स को, ये सोशल वेलफेयर इन सब में आता है। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, फूड एंड फर्टिलाइजर सब्सिडीज इसका एग्जांपल है। प्राइस एंड कंट्रोल वेज क्या होता है, गवर्नमेंट का जो है कि आपके फीस को कंट्रोल करना, इन्फ्लेशन कंट्रोल करने के लिए। प्रोटेक्ट कंज्यूमर, ये जो है कि एसेंशियल कमोडिटीज में यूज किया जाता है। प्राइस एंड वेज जैसे देखें, अगर किसी चीज़ की शॉर्टेज है तो उस पर जो है कि हमारा एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट लग जाता है। मान लीजिए ओनियन की शॉर्टेज पड़ रही है इंडिया में, तो ओनियन का प्राइस जो है कि बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट ना करे, जैसे नॉर्मल डेज में 30 to 40 रुपीज़ के जी होता है, इफ़ आई एम ट्रू, लेकिन नॉर्मल डेज में मान लीजिए 50 मान लेते हैं, 50 अगर रहता है तो 50 रुपये के जी से अगर मान लीजिए शॉर्टेज ऑफ दी ओनियन हुई तो मैक्सिमम 100 रुपये हो सकती है किलो, बट कोई जो है कि 200, 300, 3,000 रुपये किलो ना कर दे प्याज। इसीलिए जो है कि एसेंशियल कमोडिटीज़ में कुछ सर्टेन चीज़ों को रख के हमारी इकोनॉमी को मैनेज किया जाता है। फिर एक्सपोर्ट इंसेंटिव्स हैं कि फाइनेंशियल और पॉलिसी सपोर्ट जो है कि रहना चाहिए, प्रमोट करें, आपको अर्न करें एक्सपेंडिचर को। तो ये सब जो है कि ब्रीफली आप याद रखेंगे। देन आगे बढ़ते हैं, इसमें इम्पोर्ट ड्यूटीज़ हो गया, रेगुलेशन, तो ये सब देख लेंगे चीज़ें क्या है। फिर इसके बाद दो चीज़ें आती हैं गाइस, ये आती है फिजिकल पॉलिसी की टाइप। अब देखिए, एक होती है एक्सपेंसरी, एक होती है कॉन्ट्रैक्टरी, एक होती है न्यूट्रल। अब ये जो टेबल लगा है इसको जो है कि आप समझिएगा, मैं आपको सोच के समझा देता हूँ बेसिकली होता क्या है। फिजिकल पॉलिसी में एक्सपेंसरी और कॉन्ट्रैक्टरी पॉलिसी होती क्या है, ठीक। इधर मैं समझाऊंगा क्या आपको, एक्सपेंसरी पॉलिसी समझा देता हूँ, ठीक। और टेबल से तो आप देख ही लेंगे। तो एक्सपेंसरी में होता क्या है, एक्सपेंसरी फिजिकल पॉलिसी। एक्सपेंड मतलब क्या करना है, चीज़ों को बढ़ाना है। और दो तरीके से किया जा सकता है, हमारी गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर को दो तरीके से बढ़ाया जा सकता है। पहला तरीका है कि गवर्नमेंट अपना एक्सपेंडिचर बढ़ा दे, ठीक। एक्सपेंड करना है तो क्या करते हैं, गवर्नमेंट अपना एक्सपेंडिचर इंक्रीज कर दे। दूसरा क्या है, अगर गवर्नमेंट को एक्सपेंड करना है तो पब्लिक के पास ज़्यादा पैसा करने के लिए गवर्नमेंट अपना क्या करे, टैक्स रेट को डिक्रीज कर दे। ये दोनों क्या कहलाती हैं, ये हमारी कहलाती हैं एक्सपेंसरी फिजिकल पॉलिसी। अब इससे होता क्या है, इन दोनों एक्शन से सर्टेन, मतलब बेसिकली देखें तो आपकी जो लिक्विडिटी होती है, लिक्विडिटी मतलब पैसा पब्लिक के पास जो है कि ज़्यादा आएगा, लिक्विडिटी इंक्रीज कर जाएगी। जिससे क्या होता है, मनी सर्कुलेशन। लिक्विडिटी का मतलब हो गया मनी सर्कुलेशन जो है कि बढ़ गया है इकोनॉमी में, और आपकी डिमांड जो है कि बढ़ेंगी, ठीक। डिमांड बढ़ेगी, ठीक। यहाँ पे क्या होगा, डिमांड अल्टीमेटली क्या कर जाती है, इंक्रीज कर जाती है। और इकोनॉमिक ग्रोथ क्या होता है, इकोनॉमिक ग्रोथ टेक प्लेस कर जाता है, ठीक। ये जो है कि हमारा क्या आता है, इसे हम लोग पॉजिटिव एक्शन कहते हैं, ठीक है। आपका जो है कि पॉजिटिव एक्शन हो गया, इसमें जो है कि फ्यूचर डिमांड जो है कि इंक्रीज होगी, ठीक। इकोनॉमिक ग्रोथ होगा तो जो है कि आपके डिमांडिस क्या है, आपके फ्यूचर में जो है कि डिमांड जो है कि बढ़ती हुई देखने को मिलेगी। जिससे आपको क्या देखने को मिल सकता है, इन्फ्लेशन देखने को मिल सकता है, ठीक। एक्सप्लेनेशनरी में क्या है, इन्फ्लेशन देखने को मिलेगा। फिर जो है कि आप इन्फ्लेशन को मैनेज करने के लिए फिर से क्या करेंगे, फिर बोरोइंग वोरोइंग मैनेज करेंगे, ठीक। जो है कि आपका फिजिकल डेफिसिट में जो है कि जाएगा, इकोनॉमी जो है कि क्या होगा, डिमांड बढ़ा, सब कुछ बढ़ा, स्टिमुलस पैकेज बढ़ा, तो यहाँ पे इंक्रीज हो जाता है, इंक्रीज इन फिजिकल डिफिशिएट होगा। फिर फिजिकल डिफिशिएट इंक्रीज हुआ, जिसकी वजह से अल्टीमेटली हमें जो है कि किस लिए करना पड़ता है, टू ब्रिंग दी इकोनॉमिक ग्रोथ। ये पार्ट जो है कि थोड़ा सा भी आपको कंफ्यूजिंग लगे, ये किसी क्वेश्चन के थ्रू समझाना होगा। डिमांड इंक्रीज करेगा तो ये किस लिए करते हैं, टू ब्रिंग दी इकोनॉमिक ग्रोथ। तो आई होप ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। और यही चीज़ देखिए, एक्सपेंसरी जो ये चीज़ लिखी हुई है, यहाँ पे आपको समझ में आ जाएगा कि एक्सपेंशन करना है तो गवर्नमेंट के एक्सपेंड को बढ़ा दो या टैक्स रेट कम कर दो, जिससे लिक्विडिटी होगी, लिक्विडिटी हमारी डिमांड को बढ़ा के इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ा देगा। डिमांडें बढ़ती हैं तो मे बी इन्फ्लेशन बढ़ने के चांस होते हैं। फिर हमें जो है कि अपने गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर इन सबको जो है कि फिजिकल डेफिसिट को मैनेज करना पड़ता है, अल्टीमेटली ब्रिंग दी इकोनॉमिक ग्रोथ। अब ये देखिए, एक्सपेंसरी में यही लिखा होगा कि हायर गवर्नमेंट स्पेंडिंग कर दो, टैक्स को लो कर दो। रिसेशंस होते हैं इकोनॉमिक स्लो डाउन में, यूज़ किया जाता है कहाँ पे, इकोनॉमिक स्लो डाउन में। प्रीलिम्स 2021 यूपीएससी में पूछा गया था कि रिसेशन हो तो हमें जो है कि एक्सपेंसरी जो है कि यूज़ करनी है, कॉन्ट्रैक्टरी यूज़ करनी है। ये एग्रीगेट डिमांड को बूस्ट करता है, एम्प्लॉयमेंट और इंक्रीज डिजिबल कर देता है। रिस्क ऑफ इन्फ्लेशन रहता है जब डिमांड एक्सीड की सप्लाई। ये जो है कि चीज़ मैंने यहाँ लिख दी कि आपका इन्फ्लेशन जो है कि हाई होने के चांसेस होते हैं, जिसकी वजह से या फिजिकल डेफिसिट ये सब जो है मैनेज किया जाता है।
फिर सेम है कॉन्ट्रैक्टरी। अब ये कॉन्ट्रैक्टरी क्या करेगा, जस्ट इसका अपोजिट कर दीजिए, यहाँ पे जो है कि सब अपोजिट कर देना है, मतलब गवर्नमेंट स्पेंडिंग हाई थी, लो कर दो, टैक्स रेट को हाई कर दो। कॉन्ट्रैक्ट क्यों करना है, क्योंकि इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना है। मीन्स यहाँ पे जो टेम्परेरी राइज इन अनएम्प्लॉयमेंट है, यहाँ पे होता है लिमिटेशन की यहाँ पे टेम्परेरी हो, तो ये कंट्रोल इन्फ्लेशन को, जो इन्फ्लेशन अगर यह बढ़ा कुछ ज़्यादा, तो कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए, जिसे टाइट फिजिकल पॉलिसी भी कहते हैं, यहाँ पे इन्फ्लेशन को कंट्रोल किया जाता है। यही रिड्यूस करता है, हमारा फिजिकल डिफिसिट रिड्यूस करता है। ये थोड़ा फिजिकल डिफिसिट ये बढ़ा देगा यहाँ पे, इसीलिए मैंने लिखा है फिजिकल डिफिसिट बढ़ा देता है। ये ब्रीफली याद रखेंगे। न्यूट्रल क्या है, बैलेंस अप्रोच पे चलती है कि यहाँ पे भैया आपका जो है कि रिवेन्यू एक्सपेंडिचर जो है बैलेंस है, नो डेलिब्रेट स्टिमुलस और स्टेन है। इकोनॉमी जो है इक्विलिब्रियम पे है, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी बनी हुई है, लिमिटेड इम्पैक्ट देखने को मिलता है, कुछ कुछ हल्के फुल्के शॉक्स देखने को मिलते हैं, तो वो चलता है इतना इकोनॉमी में। तो आई होप ये चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। अगर चीज़ें समझ में आ रही है गाइस, तो आपको लाइक करना है, क्योंकि इन सब चीज़ों में एफर्ट लगता है, आप इस चीज़ को समझते होंगे। ठीक, अब देखिए साइक्लिसिटी क्या है, साइक्लिसिटी बताएं तो यहाँ पे किस टाइप की काउंटर साइक्लिसिटी है, प्रो साइक्लिक जो है कि आपकी इकोनॉमी है। ठीक, यहाँ पे कैसे होता है बिजनेस मॉडल ऑपरेट जो है कि मतलब देखें तो सिंपली मैं बता दूं, तो इसमें कुछ नहीं है। जो काउंटर साइक्लिक फिजिकल पॉलिसी है वो बिजनेस साइकिल के अगेंस्ट में जाती है। ठीक, बिजनेस आएगी, जैसे एक्सपेंशन करना पड़ता है रिसेशन के वक्त, कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ता है बूम के वक्त। यहाँ पे क्या करती है, स्टेबलाइज करती है। मीन्स काउंटर साइकिल का मतलब हो गया जो भी हमारी बिजनेस साइकिल है, इसको कैसे मैनेज करना है आपके इकोनॉमिक ग्रोथ में। ठीक, इस चीज़ को जो है कि ब्रीफली याद रखेंगे। बिजनेस साइकिल होता क्या है, इसको ये मैं ड्रॉ करके ही बता देता हूँ आपको। यहाँ पे आपने ये बिजनेस साइकिल जो वर्ड सुना है, इसको थोड़ा सा जान लीजिए कि क्या होता है बिजनेस साइकिल। ठीक, तो इसको जो है कि मैं यहीं लिख देता हूँ, इंक्रीज थोड़ा साइज। यहाँ पे जो बिजनेस साइकिल होता है, देखिए यहाँ पे क्या लिखना है आपको, बिजनेस, यहाँ पे डबल एस नहीं होगा, बोलते बोलते हो जाता है गाइस। तो बिजनेस साइकिल जो है आपकी क्या चीज़ होती है, इट इज़ दी वेरियस अप एंड डाउन, जो है कि अप एंड डाउन इन ए इकोनॉमी, किसी भी इकोनॉमी में उतार चढ़ाव, मतलब अप एंड डाउन इन इकोनॉमी इज कॉल्ड दी आपका बिजनेस साइकिल कहा जाता है। ठीक, बिजनेस साइकिल या इसे इकोनॉमिक साइकिल कह लीजिए। बीसी जो है कि मतलब यहाँ पे बीसी का मतलब है बिजनेस साइकिल। ठीक, या इकोनॉमिक साइकिल कहा जाता है क्या, जो भी उतार चढ़ाव आ रहे हैं इकोनॉमी में उसे हम बिजनेस साइकिल कहते हैं। ठीक, ये जो है कि हमेशा कांस्टेंट नहीं रहती है गाइस। एक टाइम को क्या करेगा, आपका ग्रोथ टेक प्लेस करेगा, ग्रोथ टेक होगा। ठीक, कभी जो है कि ग्रोथ हो रही है, कभी क्या आ जाएगा, रिसेशन आ जाएगा, कभी रिसेशन होगा, तो फिर हमें जो है कि क्या करना पड़ेगा, रिकवरी करनी पड़ेगी। रिकवरी करनी है, फिर जो है कि वापस से हम ग्रोथ फेज में आएंगे, तो इसी को हम लोग बिजनेस साइकिल कहते हैं। बेसिकली बात कहें तो आपको जो है कि क्या एग्जांपल दिया जाता है यहाँ पे, अगर देखें तो यहाँ पे एग्जांपल में लिखूँ तो यहाँ पे ग्रोथ हो रहा है। ठीक, यहाँ पे क्या हो रहा है, ग्रोथ हो रहा है, तो ग्रोथ में क्या इकोनॉमी अप साइड मूव कर रही है, ग्रोथ में इकोनॉमी अप साइड मूव कर रही है। बूम में भी क्या कर रही है, बूम में भी ग्रोथ इकोनॉमी अप साइड मूव कर रही है। ठीक, पर बूम से हम जो कि ग्रोथ से बूम में जाते हैं, बूम से जो है कि मे भी जो है कि सर्टेन चीज़ें हों, जहाँ पे अगर सर्टेन कोई चीज़ है बूम कर रही है तो रिसेशन भी उसी के डस्ट अपोजिट होगा, तो यहाँ पे डाउन मूव करती है इकोनॉमी। फिर रिसेशन से हम लोग क्या आते हैं, रिकवरी फेज में आते हैं, रिकवरी करते हैं तो फिर हम लोग जो है कि अप फेज में जाते हैं। ठीक, यहाँ डाउन फेज में है, यहाँ पे जो है कि अप फेज है, रिसेशन डाउन फेज है, रिकवरी में भी अप फेज में जाके ठीक हम जो है यहाँ से यहाँ पे डाउन ही हो रहा है, फिर रिकवरी से अप करके हम ग्रोथ में आ जाते हैं। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, आपकी बिजनेस साइकिल कहते हैं। और यहीं पे आपको क्या करना पड़ता है, रिसेशन से जब यहाँ आते हैं तो आप गवर्नमेंट स्पेंडिंग देखेंगे। ठीक, गवर्नमेंट स्पेंडिंग, इन्वेस्टमेंट, ये सब देखने को मिलता है हमें, ताकि हम रिकवर करके इकोनॉमिक ग्रोथ कर सकें। तो आई होप इस चीज़ को आप जो है कि समझ गए होंगे। और ग्रोथ में जो है कि यहाँ पे आप स्लो डाउन भी देख सकते हैं, बीच में एक कंपोनेंट जो मैंने आपको पढ़ाया था। ठीक, यहाँ पे आपको स्लो डाउन भी देखने को मिल सकता है। और बाकी फिर तो रिकवरीज हैं कि कैसे इकोनॉमिक ग्रोथ से हम चीज़ें कवर कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। ठीक, यहाँ पे बहुत सारी वर्चुअल साइकिल होती है, डिमांड बढ़ना, यहाँ पे भी वो वर्चुअल साइकिल आ जाएगी कि डिमांड अगर बढ़ रही है तो प्रोडक्शन बढ़ेगा, प्रोडक्शन बढ़ेगा तो एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, डिमांड घटा है तो जो है कि प्रोडक्शन घटेगा, एम्प्लॉयमेंट घटेगा, तो ये जो है कि हमारा रिसेशन वाला फेज है, ऊपर वाला जो है कि बूम और ग्रोथ वाला फेज है। तो ये जो है कि बेसिकली आपको याद रखना है। ठीक, तो आई होप इस चीज़ को आप क्लियरली याद रखेंगे। अब यही चीज़ आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी, काउंटर जो है कि या एक्सपेंसरी और कॉन्ट्रैक्टरी फिजिकल पॉलिसी यूज़ करते हैं डेलिबरेटली। प्रो साइक्लिक फिजिकल पॉलिसी क्या होती है, मूव अप्स विद दी आपके बिजनेस साइकिल। ठीक, प्रो साइक्लिक पॉलिसी में एक्सपेंसिव ड्यूरिंग द बूम और कॉन्ट्रैक्टर ड्यूरिंग द रिसेशन।
ठीक, समझ में आ गया। यहाँ पे रिसेशन है तो एक्सपेंसिव पॉलिसी यूज़ कर लेंगे काउंटर में, काउंटर साइकिल में, और जो है कि प्रो साइक्लिक है तो आपको कॉन्ट्रैक्टर यूज़ करेंगे रिसेशन में, और बूम के वक्त ये कर लेंगे। ठीक, तो आई होप ये टेबल से आप रेक्टिफिकेशन लगा लेंगे। फिर आगे बढ़ते हैं, कुछ की कॉन्सेप्ट है। ठीक, क्या की कॉन्सेप्ट है ये? फिजिकल डिफिसिट क्या होता है ना? प्राइमरी जो है कि डेफिसिट, जो है कि फिजिकल डिफिसिट, बेसिक सी बात है क्या, आपका जो टोटल एक्सपेंडिचर है गवर्नमेंट का एंड द नॉन बोरोड रिसीट, मीन्स यहाँ पे एक्सपेंडिचर और रिवेन्यू में जो डिफरेंस होता है उसी को हम फिजिकल डिफिसिट कहते हैं। और कब होगा? जब आप कमा कम रहे होंगे और जो है कि रिवेन्यू जो है, रिवेन्यू इज लेस देन दी एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर आपका ज़्यादा होगा, रिवेन्यू कम होगी, तो फिजिकल डिफिसिट देखने को मिलता है। ये है हमारे इंडिकेटर फिजिकल हेल्थ का। हाई डिफिसिट जो है कि हायर बोरोइंग को लीड करेगा, जो कि फ्यूचर डेप्ट को हमारे बढ़ा देता है। फिर आगे देखें तो फिजिकल कंसोलिडेशन है, यहाँ पे आपको रिड्यूस करना पड़ता है फिजिकल डिफिसिट को। इसमें हम अचीव करते हैं हमारे जो कि एक्सपेंडिचर का रैशनलाइजेशन करके अपनी टैक्स कलेक्शन को इम्प्रूव करते हैं, स्ट्रक्चरल रिफॉर्म लाते हैं, जो कि गाइड कौन सा करता है? हमारा RBM एक्ट करता है, फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट, जो अभी इसके बारे में आगे देखेंगे। FRBM के एक्ट के बारे में आगे जो है कि देखा जाएगा। फिजिकल ड्रैग क्या होता है? ये इन्फ्लेशन और इकोनॉमिक ग्रोथ है जो टैक्स पेयर्स को जो है कि हायर टैक्स ब्रैकेट में रखता है, डिस्पोजेबल इनकम को रियल गेन के लिए और ऑटोमेटिक कॉन्ट्रैक्टरी इफेक्ट लाने के लिए फिजिकल ड्रैग किया जाता है। न्यूट्रलिटी क्या है? टैक्स इंक्रीजिंग एग्जैक्टली ऑफसेट हायर गवर्नमेंट स्पेंडिंग, मतलब जो है कि टैक्स बढ़ रहा है तो गवर्नमेंट सुविधाएं भी दे रही है आपको। यहाँ पे नो नेट एग्रीगेट डिमांड में होता है। क्राउडिंग आउट क्या होता है? क्राउडिंग आउट का मतलब हो गया एक्सेस गवर्नमेंट जो है बोरोइंग रेजेस दी इंटरेस्ट रेट, मतलब जो है गवर्नमेंट जो है कि एक्सेस बोरो करेगी, तो ये हमारा डिस्करेज करता है, हमारा क्या प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को डिस्करेज करेगा। क्राउडिंग आउट इफेक्ट यही होता है कि कोई भी कंपनी है, जैसे मान लो ये कंपनी, इसमें गवर्नमेंट जो है कि सकाउट पैसा करने लगे तो ये प्राइवेट इन्वेस्टमेंट जो है कि हमें देखने को नहीं मिलता है। तो ये जो है कि ब्रीफली आप याद रखेंगे। ठीक, ये जो कि हमारा क्राउडिंग आउट इफेक्ट होता है। पंप प्रीमिंग क्या होता है? जब गवर्नमेंट इंक्रीज कर दे रिवाइव करने के लिए, तो ये क्लासिकल जो है केस केनीसियन इकोनॉमी होती है, इसको स्टिमुलस टूल की तरह यूज़ किया जाता है। तो ये ब्रीफली आप याद रखेंगे। फिर इकोनॉमिक स्टिमुलस क्या होता है? फिजिकल पैकेज दिया जाता है, जैसे आत्मनिर्भर भारत अभियान चलाया गया था कोविड-19 के द्वारा, कि सेल्फ डिपेंडेंट और सेल्फ रिलायंस रहना है हमें, कि हम चीज़ों को मैनेज कर सके सेल्फ रिलायंट रह के। फिर ठीक, ये जो है कि थोड़ी सब्सिडीज़ हैं फिजिकल पॉलिसी में, कि रैशनल फॉर द सब्सिडीज़ क्या है, प्रमोट करना, प्रॉब्लम क्या है, पुअर टारगेटेड कर लेना, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, उसका बेनिफिट चैलेंज। इसको आप नोट से बस पढ़ लेंगे, इसमें समझाने लायक कुछ नहीं है। इतना तो आपने जो है कि बेसिक कवर किया होगा, जिससे ये कवर हो जाएगा। देन हमारी गवर्नमेंट की बजट, इस बजट को थोड़ा सा जो है कि समझेंगे। ठीक, ये देखिए मैं अभी प्रीवियस सेशंस में भी आपको जो है कि बजट के बारे में बताते आया हूँ, यहाँ पे भी मैं थोड़ा सा ब्रीफिंग करूँगा इस बजट के बारे में। यहाँ पे देखिए जो भी होते हैं बजट एस्टिमेट क्या कहते हैं। ठीक, ये जो है कि हमारा करंट जो है कि फाइनेंशियल ईयर, मीन्स अगर मैं कहूँ तो बजट एस्टिमेट हमारे पास फाइनेंशियल ईयर किसका है? फाइनेंशियल ईयर 2026-27 का है। ठीक, और फाइनेंशियल ईयर ये सब तो पता है, फाइनेंशियल ईयर कब से स्टार्ट होता है? 1 अप्रैल से स्टार्ट होकर 31 मार्च तक जाता है। कैलेंडर ईयर किसे बोलते हैं? ये सब प्रीवियस सेशन में बता चुका हूँ। कैलेंडर ईयर बोला जाएगा तो 26-27, 2026-27 से कैलेंडर ईयर है, 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक। फाइनेंशियल ईयर है 1 अप्रैल से 31 मार्च तक, फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2026-27 बोलेंगे। तो फाइनेंशियल ईयर 2026-27 में आपको बजट एस्टिमेट देखने को मिलेगा हमारे इस साल का, जो कि प्रोजेक्शन है रिवेन्यू रिसिप्ट की, गवर्नमेंट की पॉलिसी को इम्पैक्ट करता है। ठीक, जिस साल आपका फाइनेंशियल ईयर होता है उसके उसी साल जो है कि आपको इकोनॉमिक सर्वे देखने को मिलता है, उससे प्रीवियस ईयर का। तो अभी हमारे पास इकोनॉमिक सर्वे किसका है? 25-26 का। फिर रिवाइज एस्टिमेट देखें तो करंट फिजिकल ईयर जो होता है उसका आता है। करंट फिजिकल इसका मीन्स रिवाइज एस्टिमेट, जो भी हमने गवर्नमेंट का बजट बनाया होगा फाइनेंशियल ईयर 2025-26 में, उसमें जो है कि कुछ ज़्यादा कुछ कम खर्च हुए होंगे तो उसको एडजस्ट करके हम रिवाइज एस्टिमेट करते हैं। तो वो हमारा जो है कि रिवाइज एस्टिमेट किसका आता है? आपके प्रीवियस ईयर का। अगर फाइनेंशियल ईयर 2026-27 में रिवाइज एस्टिमेट जो है कि 25-26 के आएंगे। फिर जो है कि प्रोवेंशियल करें तो प्रीवियस जो है कि फिजिकल ईयर का जो है कि लिया जाता है, एक्चुअल डाटा के साथ आता है, एक्चुअल रिसीप्ट, मतलब अभी अभी के फाइनेंशियल ईयर में 2024-25 के एग्जैक्ट डाटा आए हैं। ये सब जो है आपके जब वो चैप्टर करा था नेशनल इनकम अकाउंटिंग में, उन टेबल्स को मैंने अच्छे से समझाया है। आई होप उसको आप रिकॉल कर रहे होंगे। तो गवर्नमेंट बजटिंग का पार्ट क्या है, ये सब जो है कि यहाँ से पढ़ लेंगे। ठीक, आर्टिकल 112 में यूनियन बजट, जिसे हम एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट कहते हैं, पूरा एस्टिमेट करता है रिसिप्ट एंड एक्सपेंडिचर को, सब मैनेज करता है। ठीक, क्या जो है कि इसके की कंपोनेंट्स हैं, ठीक, इसको देख लेंगे कि 1 फरवरी को पेश किया जाता है लास्ट वीक। रेलवे का बजट 2017-18 में इसी में मर्ज कर दिया गया था। ठीक, रेलवे के बजट मर्ज करने के बाद यहाँ पे आप देखेंगे सेपरेट हुआ था। यहाँ पे हमारा बजट जो है कि एक्वर्थ कमेटी ने जो है कि इसको
सेपरेट किया था, तो ये आपको याद रखना है। फिर आगे देखने को मिलेगा ये जो है कि बिकेक डिब्रॉय कमेटी है, जिसने जो है कि मर्ज किया था हमारे जो है कि बजट को। नोडल एजेंसी देखें तो डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर है। और थोड़ा सा यहाँ पे मैं आपको एडवाइस करूँगा कि एक बार जो है कि इकोनॉमी वाला सेशन देखेंगे आप, तो उसमें भी थोड़ा सा अच्छे से ये चीज़ें मैंने बताई हुई हैं। इकोनॉमी कौन सा, करंट अफेयर वाला सेशन, ठीक, उसको भी आप अगर ब्रीफली देखेंगे तो चीज़ें जो है कि आपको समझ में आएंगी थोड़ी। और यहाँ पे मैं आगे जो है कि आपको चीज़ें बताता हूँ। ठीक, स्टेज ऑफ द बजट फॉर्मेशन क्या है, स्टेजेस क्या है, ये देखिए पॉलिटी में भी पढ़ा होगा, इकोनॉमी में भी। यहाँ पे ब्रीफली बस जान लीजिए कि बजट का फॉर्मुलेशन होता है। ठीक, बजट के फॉर्मुलेशन में एस्टिमेशन, रिवेन्यू रिसीट की जाती है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस जो है कि लाइन मिनिस्ट्री होती है। फिर इसका एनेक्टमेंट किया जाता है कि अप्रूवल दिया जाएगा दोनों हाउस ऑफ पार्लियामेंट में, जहाँ पे फाइनेंस बिल बनेगा, एप्रोसिएशन बिल बनेगा। पार्लियामेंट में जो है कि दोनों लोकसभा राज्यसभा में इसकी डिस्कशन होंगी, डिमांड एंड ग्राउंड, टोकन कट, ये सब सब चीज़ें होती हैं। फिर प्रेसिडेंट उसको क्या कहते हैं, असेंट देते हैं, तब बजट पास होता है। एग्जीक्यूशन में जो है कि कलेक्शन ऑफ द रिवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर होता है, सारी मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट मिलकर काम करती है। लेजिस्लेटिव रिव्यू क्या होता है, ये पोस्ट स्क्रूटनी होती है हमारी बजट की, जिसमें क्या पीएसी और पार्लियामेंट काम करता है। तो ये जो है कि ब्रीफली याद रखेंगे। ठीक, ये सब जो है कि हल्का सा पढ़ लेंगे तो चीज़ें हो जाएंगी, क्योंकि इन पे जब क्वेश्चंस आएंगे तो अच्छे से और एक्सप्लेन करके थोड़ा डीप डाउन करेंगे तो चीज़ें समझ आती रहेंगी। आई होप ये सब चीज़ें आपको समझ में आ रही हैं। तो आप जो है कि लिख लिख के बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में, क्योंकि ये देखिए ऑनलाइन तो आप देख रहे हैं, पर ये ऑफ इंस्ट्रक्शन सेशन है। मीन्स जो है कि हम एक दूसरे से इंटरेक्ट करेंगे, तभी मुझे भी पर्सनल फीडबैक से ही पता चलेगा कि चीज़ें आपको समझ में आ रही हैं, तो मैं उसी पेज से चीज़ों को आगे बढ़ाऊंगा। तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, इसलिए गाइस कमेंट करते रहा करिए। लेट डू कमेंट्स, जो है कमेंट करके इंटरेक्ट करिए। नहीं तो आप टेलीग्राम चैनल पे बता सकते हैं कि सर ये चीज़ नहीं समझ में आई, तो मैं आने वाली क्लास में उनको इंक्लूड कर दूंगा, या जो है कि रिवीजन वीडियोस आएंगी। ठीक, जो भी आपके डाउट्स हैं, कुछ हो रहा है तो मैं वहीं पे आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक, आपके जो कि डाउट्स अगर टेलीग्राम पे भेज रहे हैं तो उसको वहीं पे मैं एक्सप्लेन कर दूंगा कि ये चीज़ यहाँ से देख लो, या वहीं पे मैं एक्सप्लेनेशन दे दूंगा कि ये चीज़ ऐसे ऐसे चीज़ें हैं। ठीक, और चीज़ें अब बाकी हैं कि आप लाइक तो कर ही सकते हैं, पसंद आए एफर्ट्स तो लाइक करना है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। हम नाउ मूविंग अहेड, आगे देखते हैं आगे क्या है, प्रोसीजर क्या है हमारे यूनियन बजट के एनेक्टमेंट का। इसको ब्रीफली मैं बता देता हूँ। देखिए जो ये टेबल है, इसको जो है कि रट लीजिएगा। ये हमारे कुछ 9 स्टेप्स हैं। ठीक, ये 9 स्टेप्स है जिसमें हमारा बजट जो है कि प्रेजेंट होता है और फाइनली असेंट मिलता है प्रेसिडेंट का। तो पहली बात, पहला स्टेप क्या होगा, प्रेसिडेंट एक डेट फिक्स करेंगे कि भाई साहब हमारी एक डेट फिक्स है, अब इसमें जो है कि बजट का प्रेजेंटेशन किया जाए, हमारे एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है इसको पेश किया जाए। और ये प्रेसिडेंट के बिहाफ पे कौन पेश करता है, फाइनेंशियल मिनिस्टर जो है कि इसको, फाइनेंस मिनिस्टर इसको पेश करते हैं। इस पे पीवाईक्यूज भी कई बार पूछा गया है और देखने को मिलेगा आपको क्वेश्चन। तो पहला स्टेप क्या है, प्रेसिडेंट फिक्स द डेट, फिर बजट का प्रेजेंटेशन होगा जिसमें यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर लोकसभा और राज्यसभा में बजट को देंगे, वहाँ पे बजट स्पीच होती है। फिर जनरल डिस्कशन होता है। जनरल डिस्कशन का मतलब हो गया तीसरे स्टेप में, जनरल डिस्कशन का मतलब पार्लियामेंट डिस्कस करता है पॉलिसीज पे, बजट पे। यहाँ अभी कोई वोटिंग नहीं होगी, अभी चीज़ें डिस्कस हो रही हैं कैसे क्या आप जो है कि प्रावधान ला रहे हैं, इसके पक्ष में है विपक्ष में है। अपनी विपक्ष जो है कि क्रिटिक करेगा, पक्ष जो है उसको जो है कि जवाब देगा, तो ये सब जनरल डिस्कशन में आता है। फिर कमेटी स्क्रूटनी चलती है। जब ये जनरल डिस्कशन हो जाता है और सारे पॉइंटेड नोट कर लिए जाते हैं, तो जितनी भी आपकी डिपार्टमेंटल स्टैंडिंग कमेटीज है, मीन्स आपकी जैसे मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है, ठीक, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, तो उससे जो है कि डिपार्टमेंट कमेटी उसके बजट को देखेगी। फिशरीज की मिनिस्ट्री है तो फिशरीज का डिपार्टमेंट देखेगा। एनिमल हस्बेंड्री है तो जो है कि फिशरीज के अंडर ही है। तो ये सब जो है कि आपके डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं, जो आपके सारे डिपार्टमेंट स्टैंडिंग कमेटीज जो है एग्जामिन करेंगी और डिमांड फॉर द ग्रांट को डिटेल में भेजेंगी कि हमें इतना इतना जो है कि मिनिस्ट्री का बजट है। फॉर एग्जांपल जैसे आपको फिशरीज और इनका दिया, इसी तरीके पेट्रोलियम होगी, पेट्रोलियम मिनिस्ट्री, तो उसके डिपार्टमेंट्स हो गए। आपका जैसे कोई फर्टिलाइजर का डिपार्टमेंट हो गया, एफसीआई हो गया, ठीक, कोई ऑटोनोमस बॉडी हो गई, उनकी डिपार्टमेंटल स्टैंडिंग कमेटी है। तो ओवरऑल जो है कि सब अपनी डिमांड को भेज देंगे, तो यहाँ कमेटी स्क्रूटनी हो गई। फिर उसके बाद आता है क्या, उसके बाद आएगा आपका वोटिंग ऑन द ग्रांट्स। मतलब पहला स्टेज, प्रेसिडेंट ने डेट फिक्स की, बजट को प्रेजेंट किया, डिस्कस कर लिया, डिस्कस करने के बाद कमेटी ने अपने सारे डिमांड्स तैयार किया, फिर वोट पड़ेंगे। अब पहली बार जो है कि वोटिंग ऑन द ग्रांट्स होगा, जो कि लोकसभा वोट कर सकता है, राज्यसभा कैन नॉट। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो एमपीज होते हैं वो इनडायरेक्टली एक तरह से इलेक्टेड आते हैं। लोकसभा जो है कि डायरेक्ट रिप्रेजेंटेशन है आपका हमारे किसी भी कॉन्स्टिट्यूएंसी का, तो इसलिए जो है कि लोकसभा को यहाँ पे वोट करने का मौका मिलता है। फिर जब ये वोट्स होंगे, ठीक, इसमें जो है कि यहाँ पे कट मोशंस चलते हैं, तो ये 3 पार्ट में होते हैं, पॉलिसी कट, इकोनॉमिक कट और टोकन कट। पॉलिसी कट मोशन जो है तब किया जाता है जब किसी भी पॉलिसी, मान लीजिए कोई स्कीम है, फॉर एग्जांपल कोई पुरानी स्कीम बताइए, जैसे अभी नाम तो याद नहीं आ रहा, फॉर एग्जांपल जैसे
कोई भी एग्जांपल लीजिए, फॉर एग्जांपल एकदम मिड डे मील याद आ रहा है, वो तो अभी क्वेश्चन में चल रहा है। जैसे मान लेते हैं कोई स्कीम थी जिसकी वजह से स्कूल्स में जो है कि सारे स्कूल्स में हर जो है कि साल 12 ग्रूम्स आने थे। ग्रूम्स का मतलब जो भी झाड़ू है, वो जो है कि हर साल जो है कि 12 हर मंथ के दिए जाएंगे, तो उसका बजट था। अब ये पॉलिसी कट मोशन में आया कि देखिए तो इसका बजट जो है कि यूटिलाइज नहीं हो रहा था, उसको 1 रुपये से जो है कि उसकी डिमांड कट कर देंगे तो वो पॉलिसी डिसअप्रूव की जा सकती है। तो फॉर एग्जाम्पल समझाने के लिए पॉलिसी कट मोशन का एग्जाम्पल दिया लेमेंस में। देन इकोनॉमिक कट मोशन होता है जिसे रिड्यूस करते हैं स्पेसिफिक अमाउंट जो सजेस्ट इकोनॉमी, मतलब इकोनॉमी में उसका जो है कि रोल कम हो गया। जैसे अब मिड डे मील स्कीम है, हालांकि इसका खर्चा बढ़ना ही चाहिए। जैसे पोषण अभियान आ गया, तो इसमें जो है कि पोषण माह और जो है कि आपको पोषण सप्ताह जो है कि चलाया जाता है, जो पोषण अखाड़ा और पोषण माह चलाया जाता है। तो इसमें जो है कि मान लीजिए बजट बहुत ज़्यादा अलॉट कर दिया, मतलब ज़रूरत थी जैसे फॉर एग्जांपल 10,000 करोड़ की, पर यहाँ 15,000 करोड़ है, या 5,000 करोड़ यूटिलाइज नहीं हो पा रहे हैं, जबकि ज़रूरत है यूटिलाइज करने की, उतना इंफ्रा ही नहीं है। तो कह दिया भैया इकोनॉमिक कट मोशन करो और इसको जो है कि इकोनॉमी को सजेस्ट करके करो। फिर टोकन कट मोशन है, इसी तरीके से रिड्यूस करते हैं 100 को कि वेंटिलेट करें स्पेशल ग्रीवेंसेस के लिए। तो ये कट मोशन अप्लाई होते हैं वोट ऑन ग्रांट्स के बाद। फिर वोट ऑन ग्रांट्स के बाद क्या होगा, जब ये सब चीज़ें होंगी तो इसका अप्रोप्रिएशन बिल बनेगा कि ऑथराइज करेंगे कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से इसको विड्रॉ करने के लिए ऑथराइज करेंगे। फिर इस फाइनेंस बिल इसको जो है कि अप्रूवल देगा, टैक्सेशन प्रपोजल देगा, फिर फाइनल असेंट मिलकर ये बजट लीगली एनफोर्सेबल हो जाता है कि पूरे साल का बजट इस तरीके से चलेगा। अब इसी में मैंने जब आपको पॉलिटी पढ़ाया होगा तो आपको पता चला होगा, वहाँ पे कुछ हमने एप्रोप्रिएशन बिल और वहाँ पे कुछ मनी बिल्स और मनी ग्रांट्स की बात की थी। तो कुछ और टाइप के भी मोशंस होते हैं जो डीपली आपके क्वेश्चंस में आएंगे तो कवर कर लेंगे। तो ये जो है कि जनरल आउटलेट है हमारे बजट एनेक्टमेंट का, तो इसको आप बिल्कुल याद रखेंगे। फिर इसके बाद कुछ आर्टिकल्स रिलेटेड है। आर्टिकल 112 क्या कहता है, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, कि इसका एक्सपेंडिचर और ये हमारे फाइनेंशियल ईयर में रहना चाहिए। ठीक, इसका की पॉइंट देखें तो मेन बजट डॉक्यूमेंट होता है, क्लासीफाई करता है रेवेन्यू कैपिटल को। ठीक, चार्ज ऑन वोट। 113 में वोट एंड ग्रांट होता है। 114 में क्या है, अप्रोप्रिएशन बिल है। 110 जो है आपका फाइनेंशियल बिल की बात करता है। ठीक, 110 जो है कि फाइनेंशियल बिल जो हमारा मनी बिल है, इसको जो है कि मनी बिल 109 वाला और 108 आर्टिकल बताइए क्या है। ठीक, 109 आर्टिकल में जो है कि मनी बिल है, फाइनेंशियल बिल, इन सब की बातें होती हैं। फिर इकोनॉमिक सर्वे क्या है, कन्वेंशन से आता है, जो हमारे बजट के एक दिन पहले प्रेजेंट किया जाता है प्रीवियस ईयर का, जो जितने भी मैक्रो इकोनॉमिक और जो है कि परफॉर्मेंस और चैलेंजेस है, इसको रिप्रेजेंट करता है। बजट एट ग्लैंस जो है एक क्विक समरी डाटा आता है कि यहाँ पे हमारे जो है कि बजट में क्या चीज़ें हैं। बजट की स्पीच का भी एक डाटा आता है, जो भी फाइनेंस मिनिस्टर स्पीच देंगे उस पर भी डाटा रहता है। ठीक, बजट का जो है कि एक्सपेंडिचर है, कन्वेंशन है, रिसिप्ट जो है कि कन्वेंशन है, और मीडियम और जो है कि फिजिकल पॉलिसी आरबीएम एक्ट में जो है कि दिया जाता है फिजिकल टारगेट के लिए। तो ये हमारे कुछ हमारे क्या है डॉक्यूमेंट जो है कि प्रोड्यूस किए जाते हैं बजट के सेशन में। तो इसको आप याद रख लेंगे। फिर यहाँ पे कुछ और इंडिकेटर्स हैं, इसको आप ब्रीफली देख सकते हैं कि ये क्या क्या है। ये सब जो है कि डॉक्यूमेंट पेश किए जाते हैं बजट के साथ, जैसे जेंडर स्टेटमेंट ये सब हुआ। अभी जो है कि पहली बार जेंडर बजटिंग कब से स्टार्ट हुआ, इस पर पीवाईक्यूज है, तो तब करेंगे इनको, तो ये आपके यूजफुल रहेंगे रिवीजन में, इनको जो है कि एक बार देख लेंगे आप। फिर कंपोनेंट्स की बात है। ठीक, कंपोनेंट्स देखिए यहाँ पे ब्रीफली ये सब चीज़ें लिखी हुई हैं। मैं आपको थोड़ा सा ड्रॉ करके समझा दे रहा हूँ, ये कंपोनेंट जो है मैं आपको ड्रॉ करके समझा दे रहा हूँ। तो ये यहाँ से आप जो है कि इसको रट्टाफिकेशन चाहे रट लेंगे। तो देखिए बजट के मैंने आपको ये प्रीवियस सेशंस पे भी समझाया हुआ है वैसे, फिर भी आप एक बार ब्रीफली यहाँ से देख लेंगे। ठीक, आप इकोनॉमी वाला सेशन देखेंगे जब करंट अफेयर घटना चक्र, तो वहाँ मैंने बताया, तो इसको यहाँ मैं बता देता हूँ। देखिए बजट में दो चीज़ें होती हैं, दो अकाउंट्स होते हैं। कौन कौन से होते हैं यहाँ पे, इसको थोड़ा सा खुला बनाते हैं। ठीक, ये एक अकाउंट इधर जाएगा, ठीक, एक अकाउंट इधर रखेंगे हम लोग, एक इधर। तो पहले जो है कि आपका क्या है, रिसीट। देखिए कभी भी इसको समझने के लिए याद करना है, तो जो भी रिसीट्स है उसको जो है कि आप लेफ्ट साइड में लिखेंगे और एक्सपेंडिचर को राइट साइड में लिखेंगे। ठीक, एक्सपेंडिचर को राइट साइड में लिखेंगे। हालांकि लिखा ऐसे जाता है कि आपके जो है कि अकाउंट में दो अकाउंट होते हैं। कैसे, बजट में दो अकाउंट होते हैं, रिवेन्यू और कैपिटल। ठीक, दो अकाउंट होता है। अब इसमें जो है कि आपकी रिवेन्यू रिसीट होती है, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है, कैपिटल रिसीट होती है और कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है। लिखना तो ऐसे चाहिए, बट मैं याद कराने के लिए आपको लिख रहा हूँ कि रिसीट और एक्सपेंडिचर ऐसे लेफ्ट राइट में लिख लेंगे। अब इसमें जो है कि देखिए आपको चीज़ें याद रखनी क्या, एक्सपेंडिचर में दो अकाउंट आ जाएंगे। एक्सपेंडिचर में क्या आ जाएंगे, एक आपका आ जाएगा रिवेन्यू का एक्सपेंडिचर, ठीक, आर ही लिख दे रहा हूँ जिसे, और एक आ जाएगा कैपिटल का एक्सपेंडिचर। ठीक, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर। इसमें जो है कि आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या करता है, इसमें या तो जो है कि आइदर क्रिएट, ये जो है कि या तो एसेट बनाएंगे, ठीक, और रिड्यूस कर देंगे आपकी लाइबिलिटी को। ठीक, आप लाइबिल किसी भी चीज़ की लाइबिलिटी को रिड्यूस कर देंगे, मतलब आप उसके देनदार ही नहीं रहेंगे, आपको ये देनी नहीं है,
तो ये तो या तो एसेट क्रिएट करेंगे या रिड्यूस कर देंगे लाइबिलिटी को। फॉर एग्जांपल इसका बता दूं तो एग्जांपल हो गया जैसे आपके एसेट्स क्रिएट करना, एसेट्स में क्रिएट करना जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना, जो भी आपकी बिल्डिंग्स हैं, रोड्स हैं, ब्रिजेस हैं, हॉस्पिटल है, इसको क्या कहते हैं, एसेट क्रिएशन करते हैं। और हमारी लाइबिलिटी कैसे रिड्यूस होगी, जो भी हमारी लाइबिलिटी जो है रिड्यूस कैसे हो रही है, आपने रिपेमेंट ऑफ द लोन कर दिया, ठीक है, रिपेमेंट ऑफ लोन कर दिया, ये हमारी रिड्यूस करता है लाइबिलिटी। तो ये क्या है, कैपिटल एक्सपेंडिचर में आता है, ठीक है। आप देखेंगे, आप आपको यहाँ पे एक दिखेगा कैपिटल एक्सपेंडिचर, क्रिएट एसेट, लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट गोल्स, ये हमारे रोड इंफ्रास्ट्रक्चर पीएसयू, आपको समझ में आ जाएगा। अब इसी का नेगेटिव मतलब कैपिटल एक्सपेंडिचर का जो है कि आप क्या कर देंगे, नेगेटिव कर देंगे, मतलब इसका उल्टा। मीन्स यहाँ पे क्या है, ये एक एसेट क्रिएट कर रहा है, लाइबिलिटी रिड्यूस कर रहा है, तो ये नाइदर मीन्स आइदर की जगह नाइदर क्रिएट एसेट, ना ही ये एसेट क्रिएट करेगा, और नॉर रिड्यूस दी, और नॉर रिड्यूसेस लाइबिलिटी, ना ये जो है कि लाइबिलिटी डिक्रीज करेगा। तो ये क्या कर रहा है, सिंपल सी बात है, इसमें ना कोई एसेट क्रिएट हुआ है हमारा, ना लाइबिलिटी रिड्यूस हुई है। यहाँ पे हुआ क्या है, आपने जो है कि सैलरीज पे की हुई हैं, ठीक, आपकी गवर्नमेंट जो है सब्सिडीज हैं, जितने भी एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस है, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस हो गए, मिनिस्ट्रीज के एक्सपेंस हो गए, तो ये हमारे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में आते हैं। अब यहाँ से रिवेन्यू एक्सपेंडिचर जब देखेंगे तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा नो एसेट क्रिएशन, नो रिटर्न, ये सब जो है कि हमारे रिवेन्यू एक्सपेंडिचर में है, ठीक। इसका क्या किया हमने, कैपिटल का इसको नेगेटिव कर दिया, मतलब यहाँ मैं कहूँ तो इसको नेगेटिव कर दिया है मैंने, ठीक। अब रिसीट में आते हैं, तो रिसीट में आपका जो है कि क्या रहेगा, दो तरह के रहेंगे रिसीट, एक आपकी रिवेन्यू रिसीट रहेगी आरआर, और एक रहेगी कैपिटल रिसीट। और ये जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है, कैपिटल एक्सपेंडिचर का जो है अपोजिट कर देंगे, कैपिटल एक्सपेंडिचर का क्या करना है, अपोजिट कर देंगे, किसका, अपोजिट ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर कर देंगे, तो हमारा जो है क्या आ जाता है, कैपिटल रिसीट आ जाता है। ये कैपिटल रिसीट करता क्या है, इट आइदर क्रिएट लाइबिलिटी, ये तो जो है कि या तो हमारी लाइबिलिटी क्रिएट कर देगा, इट आइदर क्रिएट द लाइबिलिटीज, और रिड्यूसेस एसेट, और रिड्यूस एसेट्स। आपके जो है कि कैपिटल एक्सपेंडिचर में क्या था, वो एसेट क्रिएट कर रहा था, लाइबिलिटी रिड्यूस कर रहा था। ये दो तरीके से आपको देखने को मिलती हैं। कैसे, एक होता है डेप्ट रिकरिंग, ठीक, डेप्ट क्रिएटिंग, ठीक, या तो डेप्ट क्रिएटिंग कैपिटल रिसीट होगा, या तो जो है नॉन डेप्ट क्रिएटिंग कैपिटल रिसीट होंगे। अब क्या इनके एग्जांपल है, जैसे डेप्ट क्रिएट क्या करेगा, जैसे आपका क्रिएट करे लाइबिलिटी और एसेट को रिड्यूस करे, तो आपने बोरो किया, किसी चीज का लोन बोरो किया गवर्नमेंट में, तो ये आपकी लाइबिलिटी को जो है कि क्या कर दिया, आपके इंक्रीज कर दिया, और एसेट को जो है कि यहाँ पे बोरो से तो कुछ हुआ नहीं, ठीक। और नॉन डेप्ट क्रिएटिंग में जैसे आप सेल कर दे गवर्नमेंट, अभी पीएसयू के जो है कि आपके पीएसयू के शेयर को सेल कर दे, तो ये हमारी जो है कि एसेट को रिड्यूस करता है, तो ये क्या है, नॉन डेप्ट क्रिएटिंग आ जाएगा। इसी तरीके से आपका रिवेन्यू रिसीट है, तो ये भी हमारा टैक्स जो है कि टैक्स रिवेन्यू रिसीट होता है, और नॉन टैक्स रिवेन्यू रिसीट होता है। जो टैक्स से लेंगे, जैसे आपके टैक्स से रिवेन्यू रिसीट आपके है ना, इनकम टैक्स हो गए, ठीक, जितने भी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्सेस हो गए, इनकम टैक्स, डायरेक्ट टैक्स हो गए, ठीक, ये इसी का पार्ट है। इनडायरेक्ट टैक्स हो गया, इनडायरेक्ट टैक्स हो गया क्या, इनडायरेक्ट टैक्स में आपका आ जाएगा जीएसटी, ये सब आ जाएगा, ठीक, ये होता है टैक्स रिवेन्यू। नॉन टैक्स रिवेन्यू में क्या आ जाएगा, जो भी इनकम हो रही है, इनकम ऑफ गवर्नमेंट जो है कि प्रॉफिट से, ठीक, किसी के डिविडेंड से, या जो है कि इंटरेस्ट से, ये सब हमारे क्या है, आपके गवर्नमेंट के नॉन टैक्स रिवेन्यू रिसीट है। तो इसको जो है कि आप ब्रीफली देख लेंगे, यहाँ पे जो है कि मैंने लिखा होगा, रेवेन्यू रिसीट जो है कि टैक्स में, डायरेक्ट इनकम टैक्स, नॉन टैक्स में आती हैं, ठीक। ये सब चीज़ें क्या है, डिविडेंड स्पेक्ट्रम, तो ये टेबल अब आपको समझ में आ जाएगा, जो मैंने यहाँ ब्रीफली बताया। इसको जो है कि रट्टाफिकेशन कर लेना, इस चीज़ को याद रखने के लिए कि कैपिटल रिसीट हमेशा जो है कि एसेट क्रिएट और लाइबिलिटी रिड्यूस करेगा। इसका नेगेटिव जो है कि रिवेन्यू रिसीट होता है, जो आपके एसेट को नाइदर क्रिएट एसेट नॉर रिड्यूस लाइबिलिटी, इसी का अपोजिट कर दोगे तो ये जो है कि आपका कैपिटल रिसीट आ जाएगा, जो आपकी लाइबिलिटी को क्रिएट करता है, एसेट को रिड्यूस, और इसको जो है कि अपोजिट कर दोगे तो ये जो है कि हमारा यहाँ पे मैंने बताया नहीं, इसका जो है कि नेगेटिव कर देना है। तो रिवेन्यू रिसीट क्या करता है, ये तो ना तो आपकी नाइदर क्रिएट लाइबिलिटी, ना ही ये जो है कि आपकी कोई लाइबिलिटी क्रिएट करेगा, नॉर नॉर रिड्यूसेस नॉर रिड्यूसेस एसेट्स, ना ही ये आपके एसेट्स को घटाएगा। तो आई होप ये चीज़ आपको ब्रीफली समझ में आ गई होगी। फिर ये टाइप्स ऑफ बजट है, बैलेंस रहेगा तो मतलब टोटल एक्सपेंडिचर और जो है कि ये बराबर है, सरप्लस रहेगा तो हमारी जो रिसीट है, रिसीट मतलब जो भी हमारी कैपिटल रिसीट और रिवेन्यू रिसीट है वो ज़्यादा है हमारे एक्सपेंडिचर से, तो हम सरप्लस में है, डेफिसिट जैसे इसका अपोजिट हो जाएगा। फिर ये कुछ हमारे बजट डेफिसिट है, रिवेन्यू डेफिसिट किसे कहते हैं, जब रिवेन्यू एक्सपेंडिचर और जो है कि ये हमारा जो है कि ज़्यादा है, इंडिकेट बोरोइंग मीन्स एक्सपेंडिचर ज़्यादा हो, रिसीट कम हो,
इफेक्टिव किसे कहते हैं? जो हमारा रिवेन्यू डेफिसिट में से आप ग्रांट फॉर द क्रिएशन ऑफ द कैपिटल एसेट निकाल देंगे, तो हमारा आता है इफेक्टिव रिवेन्यू डिसिट। मतलब क्या है, ये जो कैपिटल एसेट बने हैं इससे कभी ना कभी तो आपकी रिवेन्यू क्रिएट होगी, इसलिए जो है कि ग्रांट फॉर दी हमारा कैपिटल जो है कि क्या है, ग्रांट फॉर द क्रिएशन ऑफ कैपिटल एसेट को घटा देते हैं तो इफेक्टिव रिवेन्यू डेफिसिट मिल जाएगा। रिवेन्यू डेफिसिट सिंपली क्या है? रिवेन्यू डेफिसिट का मतलब है रिवेन्यू एक्सपेंडिचर और रिवेन्यू रिसीट में से माइनस कर देंगे तो हमारा रिवेन्यू डेफिशिएट आ जाएगा। और इफेक्टिव करना है तो कैपिटल एसेट के जितने भी ग्रांट्स लिए थे आपने, जो बोरो किया था कैपिटल एसेट बनवाने के लिए, उनको माइनस कर देंगे तो हमारा इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट आ जाएगा। फिजिकल डिफिसिट कैसे कहते हैं? जो भी आपका टोटल एक्सपेंडिचर हो उसमें से आपको जो है कि माइनस क्या कर देना है, रिवेन्यू को माइनस कर देना है, तो हमारा क्या आ जाएगा, एक्सपेंडिचर में से रिवेन्यू जो भी हो, रिवेन्यू रिसीव्ड और नॉन डेप्ट कैपिटल रिसीव्ड्स है, इनको माइनस कर देंगे तो फिजिकल डिफिसिट आ जाएगा। प्राइमरी डिफिसिट क्या होता है? फिजिकल डिफिसिट में से इंटरेस्ट पेमेंट को माइनस कर देंगे। प्राइमरी डिफिसिट क्या है? जो भी फिजिकल डिफिसिट है उसमें से इंटरेस्ट पेमेंट को माइनस कर देंगे। ये सब टर्म याद रखना, क्योंकि ये सब जो है आपके एमसीक्यू में यूज होने वाले हैं। ठीक, तो इसको जो है कि आपको ब्रीफली याद रखना है। मोनेटाइज डेफिसिट क्या होता है? मोनेटाइज डेफिसिट होता है कि आरबीआई की बोरोइंग, मीन्स आरबीआई ने कितना बोरो किया प्लस कैश जो है कि डाउनग्रेड किया आरबीआई से, ये हमारा मोनेटाइज डेफिसिट कहलाता है। देन आपकी गवर्नमेंट की बजटिंग क्या है? ये सब टर्म है, इसको बस पढ़ लेना है आपको कि लाइन लाइन आइटम जो है कि बजटिंग, परफॉर्मेंस, आउटकमिंग, जेंडर बजटिंग, ये सब पार्टिसिपेटरी मैंने जो है कि आपको ब्रीफली लगा दिया है। इसका जो है कि की फीचर क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है, ये कब जो है कि ये इंट्रोड्यूस हुआ था। जैसे यहाँ जेंडर बजटिंग देखें तो 2005-6 में इंट्रोड्यूस हुआ था। इस पर तमाम 10-12 क्वेश्चन रिपीटेटिव मोड में पूछे गए हैं अलग अलग एग्जाम्स में, तो इनको जो है कि किया जाएगा। फिर एफबीआरएम एक्ट आता है, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्ट है भाई, इसको जो है कि थोड़ा आपको पढ़ लेना है। कब एनेक्ट हुआ था? 2003 में एनेक्ट हुआ था, रूल बेस्ड फाइनेंशियल गवर्नेंस के लिए। ठीक, इसमें जो है कि हाई फिजिकल और जो है कि रिवेन्यू डिसीट को मैनेज करना था, राइज करना था पब्लिक डेप्ट को, फाइनेंशियल इंडिसिप्लिन और एड होकिज्म को यहाँ पे जो है कि इशू को जो है कि एड्रेस किया था। कोर क्या था? बैलेंस द गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर एंड द रिवेन्यू। कोर ऑब्जेक्टिव देखेंगे तो फिजिकल डिफिसिट डिसिप्लिन को मेंटेन करना, हमारे इन सब जो है चाहिए, रिवेन्यू, एक्सपेंडिचर, पब्लिक डेप्ट को जो है कि इंश्योर करना एफिशिएंट वे में। माइक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी लाना। माइक्रो इकोनॉमिक का मतलब क्या होता है? आपको पता है, जो भी हमारी जो जीडीपी से रिलेटेड, ठीक, अदर जो है कि फैक्टर्स हैं, यहाँ पे हमारा जो है कि बीओपी हो गया, जीडीपी हो गया, मनी बैंकिंग हो गई, इन सबको जो है कि अच्छे से मैनेज करना इसका काम है। ठीक है, बाकी ये सब देख लेंगे। ये एक्ट जो है कि स्टैटिक नेचर का है, आपको पढ़ लेना है। थोड़ा देखिए पुराना डाटा है नोट्स का मेरे, तो ये क्वेश्चंस में जब 26-27 का या 25-26 का डाटा होगा तो उसको जो है कि वहाँ से देखेंगे, तो इस चीज़ को थोड़ा इग्नोर करेंगे। बस ये बस सेक्शन याद रख लेंगे कि जो हमारा ये स्टैट्यूटरी टारगेट है वो इसके सेक्शन 4 में दिया रहता है। ठीक, जो हमारा क्या एफआरबीएम एक्ट है, फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट है, जो इसके 2003 वाले के सेक्शन 4 में हमें ये दिया गया है कि हमारा फिजिकल डिफिसिट ये सब कितना रखना चाहिए। ये अपडेटेड डाटा कर लेंगे, मैंने अपडेट नहीं किया, क्वेश्चंस में आएगा तो अपडेट कर देंगे इसको। सेक्शन 5 क्या करेगा? गवर्नमेंट जो है कि बोरो कर सकती है डायरेक्टली फ्रॉम द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ये सब डेफिशिएट मैनेजमेंट के काम है। ठीक, यहाँ पे मिनिस्ट्री कौन सी रिस्पॉन्सिबल रहती है, ये सब देखेंगे। कैग का ऑडिट क्या होता है, इवॉल्व कब किया, ये जो है कि 2, 13, 15, 18 और जो है कि इससे रिटर्न्स अमेंडमेंट है वो देख लेंगे। इसको जो है कि रिव्यू कमेटी, एनके सिंह कमेटी 2016-17 में यहाँ पे रिव्यू कमेटी आई थी, उसके बारे में कुछ लिखा है। पुराना डाटा है तो काइंडली स्किप इट, थोड़ा सा जो है कि इसको अपडेट करना होगा। ठीक, लगा हुआ है, मैंने इसलिए दे दिया कि अगर कोई आएगा तो आप अपने इस पीडीएफ को डाउनलोड करेंगे, ऐसे नोट्स बनाएंगे तो उसको अपडेट कर लेंगे आप। ठीक, इसी तरीके से पूरा जो है कि आपका एक्ट है ये। अब एक्ट के बारे में काफ़ी कुछ बता दिया, अब यहाँ से अटेंड करेंगे हम लोग क्वेश्चंस अपने। अब जितने भी फिजिकल पॉलिसी और रिवेन्यू से रिलेटेड क्वेश्चंस है इनको अटेंड करेंगे। बहुत सारे क्वेश्चन हैं, थोड़ा कहीं कहीं फास्ट मोड में होगा। जो रिपीटेटिव क्वेश्चन होंगे उनको स्किप करेंगे। कुछ बहुत पुराने क्वेश्चंस होंगे, जो ओल्ड क्वेश्चन होंगे उसका करने का कोई मतलब नहीं है, मैं सिर्फ वहाँ पे आपको डाटा पढ़ा दूंगा। ठीक, इस तरीके से इस चैप्टर को मैनेज करना है गाइस, क्योंकि इटसेल्फ इसमें कितने हैं, आई थिंक 286 अप्रॉक्सीमेटली, मैंने शुरू में 300 कहा था, फिर मैंने जाके देखा तो 286 या 290 क्वेश्चन के आसपास है इसमें। तो इफेक्टिवली सेशन को मैनेज करना है। ठीक, यहाँ पे जो काम के क्वेश्चन होंगे, जो कॉन्सेप्ट्स के क्वेश्चन होंगे, इनको जो है कि हम अब करेंगे, ब्रीफली सॉल्व करेंगे। आज कुछ क्वेश्चंस करेंगे, कल कुछ क्वेश्चंस करेंगे। ठीक, ये 2 सेशंस में रहेगा। ठीक, क्योंकि एक साथ जो है कि इतनी सारी चीज़ें हमने आज पढ़ ली हैं, इनको आप अच्छे से रिवाइज करेंगे। अब क्वेश्चंस को, पीवाईक्यूज को सॉल्व करके जो क्वेश्चंस बचेंगे उनको कल जो है कि सॉल्व किया जाएगा। तो इफेक्टिवली इसको मैनेज करेंगे। आई होप इस चीज़ को आप अंडरस्टैंड करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपने सेशन को। अब कहता है हमारा पहला क्वेश्चन, देखिए 2024 का क्वेश्चन पूछा गया है। कह रहा है कि यूनियन बजट के रेफरेंस में हमारे कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं। तो पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर जो है
बिहाफ पे किसके, प्राइम मिनिस्टर के एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट को रखते हैं। जस्ट अभी कुछ देर पहले मैंने आपको पहला ही पॉइंट कराया था, जो स्टेप्स पढ़ाए थे, 9 स्टेप्स हैं हमारे बजट के, उसमें मैंने आपको क्या बताया था, प्रेसिडेंट के बिहाफ पे करते हैं। ठीक, प्रेसिडेंट होगा तो पहला स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाएगा। फिर कह रहा है कि यूनियन लेवल पे नो डिमांड फॉर द ग्रांट कैन बी मेड एक्सेप्ट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द प्रेसिडेंट। ये स्टेटमेंट सही है, तो रिकमेंडेशन ऑफ द प्रेसिडेंट चाहिए होता है, तो यहाँ पे बी हमारा इसका आंसर हो जाएगा। इजी क्वेश्चन था, बिल्कुल ही डायरेक्ट फैक्चुअल नॉलेज से था। ठीक, ऊपर आपके ये प्रोवाइडेड है और यहाँ से एक्सप्लेनेशन पढ़ लेंगे। 112 के फर्स्ट पार्ट में लिखा हुआ है कि प्रेसिडेंट जो है कि एवरी फाइनेंशियल ईयर पे लेड बिफोर दी हाउस ऑफ पार्लियामेंट आपका जो है कि एस्टीमेट ऑफ दी गवर्नमेंट का कितना एस्टीमेट और रिवेन्यू एक्सपेंडिचर ये सब है रखा जाएगा, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट जिसे हम बजट भी कहते हैं। और इट इज़ नोवेयर मेंशन इन दी कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन में बजट वर्ड कहीं भी नहीं दिया गया है। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस जो हमारे यूनियन में फाइनेंस मिनिस्टर है, इसे जो है कि रिप्रेजेंट करेंगे हाउस के पास, जो है कि हाउस के बिफोर रिप्रेजेंट करेंगे। और 113 में ये लिखा गया है कि जो कोई भी डिमांड ग्रांट है वो कैन बी मेड एक्सेप्ट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द अपने प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के नेम पे लिया जाएगा। देन आगे देखते हैं हमारा जो है कि अलॉन्ग विद द बजट फाइनेंस मिनिस्टर ऑल्सो प्लेस जो है कि मैक्रो इकोनॉमिक डॉक्यूमेंट जो है कि पेश करते हैं। वो हमारा कहाँ पे है, तो ये फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड द बजट जो है मैनेजमेंट एक्ट 2003 में जो है कि लिखा हुआ है, तो ये डी इसका आंसर हो जाएगा। फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी और जो है कि हमारे बजट मैनेजमेंट एक्ट में जो आपके ये सब डॉक्यूमेंट दिए हैं, देखिए ऊपर ये सब मैंने टेबल में इसीलिए लगा रखा है। ये सब जो चीज़ें हैं यहाँ पे, टाइप्स ऑफ द डॉक्यूमेंट कहाँ गया, लेट मी सी ब्रीफली, कहाँ गए ये डॉक्यूमेंट्स। यस, दीज आर द डॉक्यूमेंट्स। तो स्टेटमेंट ऑन दी एक्स्ट्रा बजटेड रिसोर्स, जेंडर, ये जो है कि स्टेटमेंट, बजट, माइक्रो इकोनॉमिक, ये सब क्या है हमारे, क्या है, डॉक्यूमेंट्स हैं हमारे किसके, बजट सेशन के डॉक्यूमेंट्स प्रोड्यूस हैं। तो ये आप याद रखेंगे, BRM एक्ट 2023 में ये चीज़ मेंशन है। यहाँ से देख लेंगे। फिर जो है कि आपका कह रहा है कि जेंडर बजटिंग कब स्टार्ट हुआ था, जस्ट ऊपर मेंशन है, यूनियन बजट 2005-6 में पहली बार इंडिया ने अपना फर्स्ट इंट्रोड्यूस किया था जेंडर बजट। जेंडर बजट का मतलब क्या होता है, थोड़ा सेंसिटिव रहेगा यहाँ पे, पॉलिसीज और स्कीम जो है, प्रोग्राम, थोड़ा एलोकेशन, ये सब जो है कि फोकस रहेगा हमारे जेंडर इक्वालिटी पे। यहाँ पे वुमेन्स को बेसिकली एम्पावर करने के लिए, वुमेन्स को एम्पावर करने के लिए जेंडर बजटिंग की गई। यहाँ पे मेल और फीमेल को दोनों को ही इक्वल रिसोर्सेज डिस्ट्रीब्यूशन हो, इक्वल पे रेम्युनरेशन हो, इसे ही जेंडर बजटिंग का नाम दिया गया। ये जो बेसिक्स ऑफ कॉन्सेप्ट है, ये ब्रीफली याद रखेंगे। और यहाँ पे देखेंगे कुछ रिसेंट डाटा जो दिया हुआ है, जब शेयर ऑफ द जेंडर बजट एलोकेशन जो है कि हमारे यूनियन बजट में 9.375% था 2026-27 में, जो कि इंक्रीज किया है 25-26 में 8.86 था और 24-25 में 6.8। तो मतलब देख रहे हैं काफ़ी इंक्रीज हो रहा है बजट, जो आप ब्रीफली देख सकते हैं। 5-6 में देखिए तो 4.8% था और हमारे 26-27 में देखिए लगभग जो है कि दुगने के पास आ गए हैं, अप्रॉक्सीमेटली 1.9 टाइम्स जो है कि हमने इंक्रीज देखा है। तो ये ब्रीफली आप याद रखेंगे। लास्ट 2 ईयर में ही सबसे ज़्यादा है, मीन्स यहाँ तक आप देखें तो 24-25 तक भी हमने जो है कि 20 साल में बहुत कम ग्रो किया था, पर यहाँ लास्ट 2 ईयर में काफ़ी ज़्यादा ग्रो किए हैं। तो इस डाटा को आप याद रख सकते हैं। फिर कह रहा है कि नॉट इंक्लूडेड जो है कि यूनियन बजट 25-26 में विकसित भारत के जो है कि प्रियोरिटी में नहीं इंक्लूड था। ये विकसित भारत का जो ये पुराना क्वेश्चन है, अब तो क्वेश्चन शायद ना पूछे, पर आपको ये पता रहना चाहिए कि यूनियन बजट में 2024-25 के जो फाइनेंशियल ईयर 2024-25 का बजट था, जिसका हमारे पास अभी एक्चुअल डाटा आया है, आपको जीडीपी वाले सेशन में भी बताया था, है ना, ये जुलाई 2024 में प्रेजेंट किया गया है। एफर्ट में जो है कि विकसित भारत जो है कि फोकस करेगा 9 प्रियोरिटीज जनरेटिंग द एम्पल अपॉर्चुनिटीज फॉर दी ऑल। ये क्या क्या है, आपका प्रोडक्टिविटी, ठीक, यहाँ पे जो है कि आपका प्रोडक्टिविटी इन दी रेजिलेंस इन दी एग्रीकल्चर, फिर एम्प्लॉयमेंट एंड दी स्किल, इन इंक्लूसिव ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट और सोशल जस्टिस, मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विस अंडर डेवलपमेंट, स्क्रूटनी, इंफ्रास्ट्रक्चर, इनोवेशन और जो है कि नेक्स्ट जनरेशन रिफॉर्म। यहाँ पे जो है कि आपका सी आंसर होगा। और यूनियन बजट में देखें तो 25-26 में आपको क्या देखने को मिला, लेट मी चेंज द कलर, यहाँ पे जो है कि 25-26 में विकसित भारत ने एनकम्पस क्या क्या किया, इनके साथ साथ ये 9 प्रियोरिटीज थी 24-25 में, पर 25-26 में आपको जीरो पॉवर्टी, 100% जो है गुड क्वालिटी एजुकेशन, स्कूल एजुकेशन, एक्सेस टू दी हाई क्वालिटी अफोर्डेबल एंड कॉम्प्रिहेंसिव हेल्थ केयर, 100% स्किल लेबर मीनिंगफुल एम्प्लॉयमेंट, 70% वुमेन इन इकोनॉमिक एक्टिविटीज, फार्मर मेकिंग अवर फूड बास्केट ऑफ वर्ल्ड। ये इंपॉर्टेंट टर्म था जो कि 25-26 में किया गया। फिर आता है हमारा 26-27 का बजट, जो है युवा शक्ति ड्रिवन बजट। ये मैंने आपको करंट अफेयर में पढ़ाया है, ये युवा शक्ति ड्रिवन बजट है, जहाँ पे हमारे कुछ संकल्प है जो फोकस किए जाएंगे पुअर, अंडर प्रिविलेज और डिसएडवांटेज पे। 3 संकल्प थे इसमें जो आपको याद रहने चाहिए, ठीक। और बजट ने डिलीवर किया जो है कि यहाँ पे पहली बार क्या, कर्तव्य भवन,
गवर्नमेंट इंस्पायर्ड बाय दी 3 कर्तव्य। पहला कर्तव्य क्या है? पहला कर्तव्य जो है कि नोट डाउन करेंगे। पहला कर्तव्य है एक्सेलरेट करना ह्यूमन सस्टेनेबल इकोनॉमिक जो है कि डेवलपमेंट को, एक ग्लोबल डायनामिक्स से। इसके बाद सेकंड कर्तव्य है आपका फुलफिल करना एस्पिरेशन ऑफ अवर पीपल जो है कि कैपेसिटी बिल्डिंग से रिलेट करेगा, प्रोस्पेरिटी। तीसरा कर्तव्य है, एक तीसरा कर्तव्य क्या है आपका? अलाइन करना विजन ऑफ दी सबका साथ सबका विकास और जो है कि एवरी फैमिली कम्युनिटी के लेके। तो ये जो है कि 3-4 कंपोनेंट आपको याद रखने हैं। 24-25 के बजट में हमने क्या किया था? 24-25 के बजट में हमने कुछ 9 बजट प्रायोरिटीज़ दी थी। 9 बजट प्रायोरिटी में देखेंगे तो ये सब चीज़ें आपको याद रहनी चाहिए, अर्बन डेवलपमेंट, एनर्जी, इंफ्रास्ट्रक्चर। फिर 25-26 के बजट में हमने थोड़ा इसको विकसित भारत को अलाइन किया था, ज़ीरो पॉवर्टी, हंगर जो है कि आपकी क्वालिटी एजुकेशन, ठीक, अफोर्डेबल चीज़ें हो, 70% वुमेन पार्टिसिपेट करेंगी, 100% लिविंग बजट हो। फिर हमने जो है कि 26-27 के बजट में क्या किया? 26-27 के बजट में कुछ संकल्प लिए। इन संकल्पों के साथ ये जो है कि युवा शक्ति ड्रिवन बजट कहलाने लगा। इन संकल्पों के साथ 3 कर्तव्य कराए गए, 3 कर्तव्य का ध्यान दिलाया गया। पहला कर्तव्य है सस्टेन करना इकोनॉमिक डेवलपमेंट, दूसरा प्रोस्पेरिटी और कैपेसिटी बिल्डिंग, तीसरा क्या है? सबका साथ सबका विश्वास, एवरी फैमिली कम्युनिटी जो है रीजन करे हर रिसोर्सेज को। ये 3 कर्तव्य है जो आप याद रखेंगे, ठीक। तो यहाँ पे 23-24 के बजट में अभी तक क्या हो गया आपके? 24-25, 25-26। तो देखिए यहाँ 23-24 के बजट था, उसमें 7 प्रायोरिटी को नाम क्या दिया गया था? सप्तऋषि, ठीक। ये देखिए ब्रीफली याद रखेंगे, यूनियन बजट 23-24 में सप्तऋषि नाम दिया गया था। कुछ यहाँ पे प्रायोरिटीज थी जिसको आप देख सकते हैं, इंक्लूसिव डेवलपमेंट, ये सब क्या है आप देख सकते हैं ब्रीफली। पुराना हो गया, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी स्टिल रिलेवेंस। तो यहाँ पे क्या क्या चीज़ें हो गई? एक चीज़ लिखेंगे क्या? 23-24 में, ठीक, क्या आया? 23-24 में सप्तऋषि आया, ठीक। 23-24 में 24-25 में क्या आया? 24-25 में 9 प्रायोरिटीज आई। 25-26 में क्या आया? ठीक, 25-26 में आपको देखने को मिला आपके इंक्लूसिव जो है कि ग्रोथ है ना, विकसित भारत के जो है कि प्रायोरिटी सेक्टर में जो है कि इंक्लूजन मिला। फिर 26-27 में क्या मिला? युवा शक्ति ड्रिवन मिला, जिसमें आपकी जो है कि युवा शक्ति में क्या है? 3 जो है कि आपके संकल्प है और 3 जो है कुछ संकल्प है और 3 जो है कर्तव्य है। तो इनको याद रखना है। ये ब्रीफली हमारे बजट से रिलेटेड चीज़ें हैं। देन नेक्स्ट है, पुराना क्वेश्चन है, यहाँ पे क्या बताया था कि इम्प्यूटेस करेगा ग्रोथ को पीएम गति शक्ति से, इंक्लूसिव ग्रोथ, प्रोडक्टिविटी, ठीक है। इन्हीं चीज़ों को इवॉल्व कर करके ऊपर से चीज़ें आएंगी। तो 22-23 का भी देख लेंगे आप। फिर 17-18 में क्या है? नॉट इम्पॉर्टेंट गाइज, ये जो है क्वेश्चन स्किप कर दीजिए, हमें जो है कि इतना इंपॉर्टेंस नहीं रखना है, पुराना पूछेगा भी नहीं। बस यहाँ पे 17-18 में एक चीज़ था, ट्रांसफॉर्म करना है, एनराइज क्लीन एनर्जी, टीईसी इंडिया बनाना है। अगर कोई पूछ दे कहीं टीईसी इंडिया पहली बार जो है कि कहाँ पे अनाउंस था, तो बता देना यूनियन बजट 2017-18 में जो है कि इसको जो है कि वाइडली यूज़ किया गया था, फोकस किया गया था इस बजट में। फिर जो है कि सेम है आपका 17-18 में क्या किया गया? एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करेंगे, पुराना क्वेश्चन, ठीक। 21 में जो है कि कितना डाटा था? नहीं मतलब है हमारे जो है कि देखेंगे तो अभी जो है कि न्यू सेस जो है लेवाइड होता है 29 प्रोडक्ट पे, जिसमें से जो है कि क्या है? प्रोमिनेंट अमंग दी गोल्ड सिल्वर आपके इम्पोर्टेड एप्पल एल्कोहल्स, जो एक्सक्लूसिव बियर, इम्पल्सिस, पाम, इन सब चीज़ों पे है। तो याद रखना है 29 में जो है कि लेवाई किया गया था टैक्स 29 प्रोडक्ट्स पे। फिर इसके बाद 22-23 का है इकोनॉमिक सर्वे डाटा, जो कि हमारे रिलेवेंस में ये क्वेश्चन देखिए 24 में पूछा गया है। 22-23 का इकोनॉमिक सर्वे दोबारा तो पूछेगा नहीं, अब पूछेगा तो 25-26 का पूछेगा, दैट्स वाई यू कैन स्किप। बाकी ये ट्रेंड ऑफ क्वेश्चन है कि डिक्रीजिंग दी फूड एंड दी फर्टिलाइजर सब्सिडी, इंक्रीज करना फ्यूल टैक्स इंपोर्ट प्रोडक्ट्स पे, रिड्यूस करना टैक्स ऑन दी फ्यूल सर्टेन जो है कि हमारे सर्टेन इम्पोर्टेड प्रोडक्ट्स पे। तो ये आज के इकोनॉमिक सर्वे के हिसाब से अगर क्वेश्चन फ्रेम होता है तो उसका आंसर क्या होगा, ये आप बता सकते हैं कि हमने क्या डिक्रीज किया है फूड और फर्टिलाइजर सब्सिडी, ऐसा हो ही नहीं सकता। हमने जो है कि रिड्यूस किया है फ्यूल और सर्टेन इंपोर्टेड प्रोडक्ट, हमने जो है कि अभी भी फ्यूल जो है कि डिपेंडेंसी पे तो रिड्यूस हो ही नहीं सकता। फिर कह रहा है कि इंक्रीज किया टैक्स ऑन दी फ्यूल ऑन इंपोर्टेड प्रोडक्ट्स, तो ये हमें अभी भी किया है, तो अभी भी आंसर जो है कि सी ही बनता। तो इसका ब्रीफली ध्यान रखेंगे, ठीक। देन 15-16 का इकोनॉमिक सर्वे मतलब ही नहीं है हमें, ठीक। यहाँ पे 15-16 के इकोनॉमिक सर्वे से क्या ही जो है कि क्वेश्चन आएगा दोबारा, तो ये क्वेश्चन स्किप कर सकते हैं। पढ़ने को क्या है कि आपका जो है कि कंस्ट्रक्टेड एट दी चक्रव्यूह चैलेंज ऑफ द इंडियन इकोनॉमी, दैट पॉइंट ऑफ टाइम क्या था? मूवमेंट ऑफ द इंडियन इकोनॉमी, सोशलिज्म विद द लिमिटेड एंट्री टू द मार्केटिज्म विदाउट एग्जिस्ट। तो यहाँ पे जो भी हम जानते हैं, आपको मैंने बता रखा है कि हमारी क्या है, मिक्स इकोनॉमी है, यहाँ पे सोशलिज्म और मार्केटिज्म दोनों को जो है कि बैलेंस किया जा रहा है, कैपिटलिस्ट और जो है कि सोशलिस्ट को। तो यही पे जो है कि इसका ये आंसर है, जिसको आप देख लेंगे। फिर जो है कि नेक्स्ट है आपका ट्रू है अबाउट दी फाइनेंस सेक्टर, फाइनेंस सेक्टर के बारे में जो कि फिजिकल मैनेजमेंट है यूनियन बजट 2023 का। नहीं डाटा इंपॉर्टेंट है, आपको बस याद रखना है जो भी हमारा करंट फिजिकल डिफिसिट है उसके बारे में आपको पता रहना चाहिए। तो यूनियन बजट 2026-27 में जो हमारा टोटल एक्सपेंडिचर है एस्टिमेट हुआ है कितना?
53.47 लाख करोड़ में, और फिजिकल एस्टिमेट है फिजिकल डिफिशिएट कितना हुआ है 4.3% ऑफ द जीडीपी इन 26-27, ये इतना फिजिकल डिफिशिएट लिया गया है। आउटले जो है कि 1 करोड़ 85 लाख का प्रपोज है। यहाँ पे आपके 50 साल इंटरेस्ट फ्री लोन रहेगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर और इंसेंटिव फॉर द रिफॉर्म्स के लिए। तो ये डाटा आप याद रखेंगे। क्या याद रखेंगे? 2026-27 में हमारा टोटल एक्सपेंडिचर कितना किया गया है? 53.7 53.47 लाख करोड़, जिसमें से फिजिकल डेफिसिट जो है कि आपका 4.3% का टारगेट है। ये आप ब्रीफली याद रखेंगे। पिछली बार का देखें तो यहाँ पे आपको दिखेगा बजट जो है कि इसमें हमारा 45 लाख था, फिजिकल डेफिसिट जो है कि टारगेट किया गया था 4.5% का, अभी 4.3% है। तो इसको जो है कि हम कम लाने की कोशिश, हमेशा डेफिसिट का टारगेट हमेशा कम देखने को मिलेगा, तो ये याद रखिएगा। देन आगे जो है कि देखा जाए तो पुराना क्वेश्चन है गाइस, आई एम नॉट गोइंग टू अटेंड, ये जो है कि आप ब्रीफली पढ़ लेंगे। जस्ट हमने ऊपर पढ़ा है कि 17-18 क्या है क्या नहीं है, हमें 25-26 से मतलब है, 26-27 से मतलब है, तो ये याद रखेंगे। फिर है टैक्स रिवेन्यू एज ए पार्ट ऑफ जीडीपी लास्ट डिकेड में क्या है, ये देखिए टैक्स रिवेन्यू जीडीपी का पार्ट है, स्टेडीली इंक्रीज किया है फ्रॉम द लास्ट डिकेड। ठीक, नेक्स्ट है आपका डिफिशिएट जो है आपके परसेंटेज पार्ट में है, जो स्टेडीली इंक्रीज किया है। तो ये जो डाटा है ये क्या है, आपके 26-27 तक का डाटा है। ठीक, तो आप यहाँ देखेंगे क्या ये क्या दे रखा है, ग्रॉस टैक्स रिवेन्यू ऑफ ए जीडीपी के परसेंटेज में जो भी हमारा ग्रॉस टैक्स रिवेन्यू रहा है और इसका फिजिकल डिफिसिट कितना रहा है। तो देखेंगे ये खड़ा है बड़ा स्टेडली इंक्रीज किया है। कभी भी ये क्वेश्चन आए कि स्टेडली इंक्रीज और डिक्रीज है तो स्टेटमेंट क्या होती है, गलत होती है। यहाँ पे भी देखेंगे वो घटा बड़ा जो है कि आपको सिमिलर नहीं दिखेगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा, नाइदर 1 2। अभी भी अगर ये क्वेश्चन पूछा जाता तो नाइदर 1 और 2 ही आंसर होता, क्योंकि आपका ग्रॉस टैक्स रिवेन्यू एज ए परसेंटेज ऑफ जीडीपी, मतलब हमारे जीडीपी का कितना ग्रॉस टैक्स रिवेन्यू था। ठीक, और जो है कि फिजिकल डिफिसिट हमारे जीडीपी का कितना था, ये कह रहा है कि स्टेडीली इंक्रीज किया तो नहीं किया है, ये डाटा उसको सस्टेन करेगा, तो इसको याद रखना है। ठीक, ये इंपॉर्टेंट है, मैं यहाँ पे हैशटैग लगा दे रहा हूँ, इसको जो है कि आप ब्रीफली देख लेंगे। और कभी आगे जो है कि पढ़ेंगे, जैसे आप जो है कि 26-27 में दे रहे हैं, 26 के प्रीलिम्स दे रहे हैं दिसंबर वाला यूपीपीएससी का, तो ठीक है। अगर आप 27 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो बस यहीं पे इस पीडीएफ में नोट डाउन कर लो, बस यहीं पे एक ब्लॉग जो है ऐड कर लेना यार, यहीं साइड में लिख लेना कि हमारा जो है कि 27-28 से कितना है, कोई 28-29 का दे रहा हो तो यहीं पे बस ऐड ऑन कर दो। ठीक, ये जो है कि डाटा इस तरीके से ऐड ऑन करना है, बार बार रिपीटेटिव चीज नहीं करनी है पूरी किताब को लेके। देन आगे देखते हैं, कह रहा है कि यहाँ से जीएसटी से कौन कौन एग्जेम्प्टेड है। तो अभी देखिए जीएसटी से प्रेजेंटली जो है अमंग दी आइटम जो है कि हल ग्रीन सेल्स, सीरियल ग्रेन्स हो गए, कुकड जो है कि आपका चिकन एग हो गया सेल में, न्यूज़पेपर विद और विदाउट एडवर्टाइजमेंट हो गया एक्सेप्टेड 0% रेट अंडर जीएसटी। ये सब चीज़ें जो है कि एग्जेम्प्टेड है, और यहाँ से आप शॉर्ट लिस्टेड कर लेंगे और ऑप्शन को टिक कर लेंगे। ठीक, ये जो है कि आपका होमवर्क भी है कि जीएसटी से क्या क्या एक्सटेम्प्ट रहता है, ये आपको पता रहना चाहिए। इसकी लिस्ट जो है कि आप बना के रख लेंगे कि जीएसटी में कौन कौन से आइटम, देखिए जीएसटी हर चीज़ पे लग रही है, जीएसटी किस पे नहीं लग रही है ये आपको पता रहे तो हमारा जो है कि क्वेश्चन टैकल किया जा सकता है। जैसे आपके जो है कि आइटम्स क्या क्या है, जो भी आइटम्स आपका होमवर्क है, क्या होमवर्क भी रहेगा, लेट मी ब्रीफ टोल यू कि आपका क्या है होमवर्क, क्या है आइटम एग्जेम्प्टेड फ्रॉम जीएसटी, कुछ लिस्ट मैं आपको दे दे रहा हूँ और बाकी आपका होमवर्क भी रहेगा, इसको जो है कि आप ब्रीफली करेंगे। ठीक, यहाँ पे जैसे देखें तो क्या क्या है, लेट मी राइट डाउन, कहीं लिख देता हूँ। यहाँ पे आपकी फ्रेश वेजिटेबल्स हो गई। ठीक, जैसे फ्रेश वेजिटेबल्स लाइक योर पोटैटो, ओनियन, टमाटो, फ्रेश वेजिटेबल्स एंड दी फ्रूट्स, ये एग्जेम्प्टेड है, कहाँ से, एग्जेम्प्टेड अंडर द जीएसटी है। ठीक, इसके बाद जो है आपका देखा जाए तो 0% जो है कि अभी बिल पे जो है कि जीएसटी है, जो अनब्रांडेड और अनपैकेज्ड है, मीन्स अनब्रांडेड जो है कि ब्रांडेड रहेगा तो उस पर लगेगा, अनब्रांडेड एंड अनपैकेज्ड इन पे जो है कि कोई जीएसटी नहीं है। लाइक जैसे इसमें एग्जांपल जो है कि रहेगा मिल्क का, ठीक, कर्ड हो गया, लस्सी हो गया, क्या है अनपैक्ड है, अनब्रांडेड है। अगर ब्रांडेड कर दिया तो आप जानते हैं जीएसटी इज एप्लीकेबल। ठीक, फिर एग्स इन सेल तो दे ही रखा है यहाँ पे जो है कि ये है चिकन एग इन सेल, इस पे है। फिर जो है कि नेचुरल हनी और जैगरी, ठीक, इसमें जो है कि हनी और जैगरी भी ऐड कर सकते हैं अगर अनपैक्ड, और जो है क्या है अनपैक्ड एंड अनब्रांडेड है। फिर उसके बाद ग्रेन्स में देखें तो ग्रेन्स में जो है कि आपका क्या आ जाएगा, राइस हो गया, वीट हो गया, मेज हो गया, पल्सेस हो गया। और ये भी कंडीशन कब है, जब प्री पैक्ड और लेबल्ड नहीं है, क्या है, जब लेबल्ड और नॉट लेबल्ड और प्री पैक्ड। अगर नहीं लेबल है और प्री पैक्ड नहीं है तब इस पर कोई जीएसटी नहीं है, अगर आ गया तो वो आपका ब्रांडेड और ये रहेगा। ये वर्ड याद रखना है, जहां भी ब्रांड और पैकेज लगा जीएसटी जो है कि
कूद के आएगा वहाँ पे, बस ये याद रख सकते हैं। फिर बाकी चीज़ें अर्दन पॉट्स के लैंप्स इन सब चीज़ों पे नहीं है। फिर ये जो है कि गुड्स एंड सर्विसेज जो है कि टैक्स प्रपोज बाय टास्क फोर्स हुज प्रेसिडेंट वाज, कौन थे, विजय केलकर या मोंटेक्सिन अहिउल्ला। तो यहाँ पे कौन थे, विजय केलकर जी साहब थे, जो उन्होंने सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर्म अ टास्क फोर्स अंडर दी विजय एल केलकर ऑन दी FRBM एक्ट जो है 2004 में रिकमेंड किया कि जीएसटी को रिप्लेस कर देना चाहिए, हमारे एग्जिस्टिंग टैक्स को जो है कि जीएसटी से रिप्लेस करना चाहिए, जो भी ये वैल्यू एडिड टैक्स और ये जो कि स्टेट वाइट ये सब लगता है, तो इससे अच्छा जो है कि जीएसटी मॉडल आ जाएगा, तो हमारी चीज़ें गुड परफॉर्म करेंगे। तो ये भी याद रखेंगे। फिर क्या है कि यहाँ पे आपको एक चीज़ मैं डिस्क्लेमर दे दूँ, जैसे आपको जीएसटी के बारे में नहीं समझ में आता है, तो अगर कमेंट में अगर मुझे 10-12 कमेंट मिले कि आपको जीएसटी के बारे में जो है कि पढ़ना है, तो मैं जीएसटी का एक अलग से जो है कि सेशन डाल दूंगा, जिसमें आपको जीएसटी कैसे वर्क करता है। कि मान लीजिए कोई मैन्युफैक्चर्ड गुड जो है कहाँ पे है, मैन्युफैक्चर्ड गुड को है कि मान लीजिए ये उत्तर प्रदेश में है, उसको सोल्ड आउट किया जा रहा है हरियाणा में, या जो है कि पंजाब में, या पंजाब के कोई गुड जो है कि उत्तर प्रदेश में सोल्ड कर रहा है, तो वहाँ पे जो CGST कौन रखेगा, IGST कौन रखेगा, एक कंबाइंड जीएसटी लगती है। तो ये सब जो है कि मैं आपका एक सेशन में समझा दूंगा, इसको जो है कि 35-40 मिनट लगेंगे। ठीक, एक कॉन्सेप्ट है, पूरा लाइन डायग्राम के थ्रू समझा दूंगा। तो लेट मी इन दो कमेंट सेक्शन कि आपको जो है कि ये करना है, मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं आप। फिर देखिए पुराना क्वेश्चन है गाइस, यहाँ पे आपका जीएसटी से 2017 क्वेश्चन है कि जीएसटी के बारे में क्या कह रहा है कि इट रिप्लेस द मल्टीपल टैक्स कलेक्टेड जो है। ठीक, तो इसने बिल्कुल सही बात है, इसने जो है कि मल्टीपल जो टैक्स कलेक्ट होते थे, आपका वैट लगता था, कहीं स्टैम्प ड्यूटी तो कहीं कस्टम ड्यूटी तो कहीं कुछ, तो इसको जो है कि सिंगल टैक्स में कन्वर्ट कर दिया, इनडायरेक्ट टैक्स है, तो ये करेक्ट हो जाएगा। फिर ये डायरेक्ट ड्रास्टिकली रिड्यूस किया है करंट अकाउंट ऑफ डिफिशिएट को, तो ऐसा कुछ नहीं है। हालांकि अभी देखेंगे आप तक का जो है कि सबसे अभी रिसेंट में ही जीएसटी की रिवेन्यू कलेक्शन जो है कि जो है रिसेंटली जो आपका जीएसटी कलेक्शन है वो जो है कि बिकमिंग मोर एंड मोर, बिकमिंग मोर एंड मोर, अटेनिंग न्यू हाइट्स, अटेनिंग न्यू हाइट्स। ये मैं यहाँ इसलिए लिख दे रहा हूँ कि ताकि आपको याद रहे, एग्जैक्ट वैल्यू टर्म तो आप पेपर से भी पढ़ सकते हैं। तो ये अचानक से नहीं किया था, पर ये अच्छा परफॉर्म कर रहा है, तो ये आपको याद रखना है। फिर क्या क्या इंक्रीज कर दिया ग्रोथ एंड साइज ऑफ इकोनॉमी विल एनेबल टू ओवरटेक द चाइना नियर फ्यूचर। तो यस, ये स्टेटमेंट हम अब के टाइम पे कुछ हद तक सही कह सकते हैं, पर दैट पॉइंट ऑफ टाइम गलत थी। अब यहाँ से बस ये देख लेंगे कि क्या इसका इम्प्लीमेंटेशन है। तो पहला स्टेटमेंट जो कि करेक्ट माना जाएगा, बट नियर फ्यूचर में अभी चाइना बहुत आगे है। बट चीज़ें क्या है, ये मैं पॉजिटिव वे में इसलिए कह रहा हूँ कि अगर हमारी इकोनॉमी जो है कि अच्छी परफॉर्म करती रही, तो धीरे धीरे हम जो है कि हम फाइट करते हुए इकोनॉमी को इम्प्रूव कर लेंगे। ठीक, इसमें जीएसटी का रोल है। पर यहाँ पे अभी क्या है, ये दोनों स्टेटमेंट अभी भी आज भी क्वेश्चन पूछ दिया जाए 2026 में तो गलत माना जाएगा। बस ये सही स्टेटमेंट माना जाएगा कि मल्टीपल टैक्स जो है कलेक्ट किए थे अथॉरिटीज़ ने और सिंगल मार्केट टैक्स लगाया गया है, ये करेक्ट माना जाएगा। तो ठीक, आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। जीएसटी किस तरह का टैक्स है, इनडायरेक्ट टैक्स है, ये तो 4-5 बार बोल दिया मैंने। ठीक, यहाँ पे क्या है, ये जो है कि आपका जीएसटी ने क्या क्या अबॉलिश किया है, आपका वैट था, वैल्यू एडिड टैक्स था, इसको जो है कि अबॉलिश कर दिया है। कौन से अमेंडमेंट से आया है, 101वां अमेंडमेंट जिसमें लिखा होगा 101, देख लेंगे 101 जो है कि 101 अमेंडमेंट से आया है, 101st अमेंडमेंट से इसको लाया गया है। कौन से ईयर में, 2016 में लाया गया था, 17 में जो है कि इम्प्लीमेंट कर दिया गया। ठीक, सेम क्वेश्चन 101वां अमेंडमेंट कब अप्लाई हुआ, यहाँ से डेट वेट आप देख लेना, 1 अप्रैल 2012 कैसे आ रहा है यहाँ पे, 1 मिनट गाइस, यहाँ पे हमारा जो है 17 में, तो यहाँ पे आपका प्रपोज किया था जब केलकर कमेटी जी ने, तो उसका डेट होगा। वैसे इफेक्टिव हुआ था 1 जुलाई 2017 से, अमेंडमेंट जो है कि 2016 में लाया गया था, इंट्रोड्यूस किया गया था 1 अप्रैल 2012 को। ये यहाँ से कुछ फैक्ट एंड डाटा देख लेंगे। ठीक, जीएसटी जो है कि कहाँ पे ये आया था आपका जो है कि क्या अनयूनिफॉर्मिटी इंडियन मार्केट में थी, इम्प्रूव टैक्स कंप्लायंस, इन दोनों चीज़ों को करने के लिए हमारा जो है कि जीएसटी लाया गया था। यहाँ से पढ़ लेंगे जिसके ऑब्जेक्टिव क्या क्या है। स्टेट जीएसटी, आईजीएसटी मतलब इंटीग्रेटेड जीएसटी, स्टेट और यूनियन का। ठीक, तो ये जो है कि आपको ब्रीफली याद रखना है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है जीएसटी काउंसिल पे। ठीक, इस जीएसटी काउंसिल पे 2016 क्वेश्चन है। ठीक, यहाँ पे क्या करें कि जीएसटी काउंसिल चेयर बाय द फाइनेंस मिनिस्टर और इन द मिनिस्टर ऑफ स्टेट इन चार्ज ऑफ द रिवेन्यू और फाइनेंस एट द सेंटर इज द मेंबर। इसके लिए आपको कंपोजिशन तो पहली बात पता रहना चाहिए कि जीएसटी काउंसिल और कंपोजिशन क्या है। यहाँ पे पहला स्टेटमेंट देखिए करेक्ट है। ठीक, यहाँ पे जो है कि चेयर्ड बाय दी हमारे यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर, जो भी स्टेट इंचार्ज रिवेन्यू रहेंगे वो सेंटर के इसके जो है कि मेंबर रहते हैं। जीएसटी काउंसिल जो है कि डिसाइड करता है टैक्स रेट, जो भी आपकी जीएसटी थ्रेशोल्ड होगी न्यूज टैक्स रिजीम को, तो ये भी डिसाइड करता है। स्टेट गवर्नमेंट विल हैव नो ऑप्शन टू लेवाई दी वैट। नहीं, अभी भी जो है कि अगर ये करे, स्टेट डिसाइड करे, तो कुछ कुछ जैसे आपकी अल्कोहल क्या है वो भी उस पर स्टेट टैक्स लगाता है, वो स्टेट के अंदर आता है, तो स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। डी इसका करेक्ट आंसर होगा।
अब जीएसटी काउंसिल जो है कि देख लेंगे, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, 279 है ना, 279 ए के अंडर, हिंदी में आई होप मैं करेक्ट बोल रहा हूँ, 279 के अंडर जो है यहाँ पे स्टेट जीएसटी काउंसिल होती है, जो कि रिकमेंड करती है हमारे इशू रिलेटेड टू जीएसटी। चेयर कौन करते हैं ये बता दिया, मेंबर्स कौन कौन रहेंगे, स्टेट इंचार्ज ऑफ रेवेन्यू फाइनेंस मिनिस्टर के, ठीक, ये सब जो है कि काम करेंगे। जीएसटी काउंसिल जो है कि टैक्स रेट इन सबको एग्जाम्प्ट करती है, ठीक। यहाँ पे देख लेंगे जो भी आपके देख लेंगे इम्पोजिशन स्टेट जो है कि नॉट ऑप्शन टू लिवाई द वैट, बट यहाँ पे सर्टेन प्रोडक्ट्स हैं जिन पे अभी भी वैट है। फिर चेयरपर्सन कौन है जीएसटी काउंसिल के, हमारी यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर हैं, ठीक। जीएसटी जो है कि क्या नहीं इंक्लूड करती है, तो कस्टम ड्यूटी को इंक्लूड नहीं करती है, तो जीएसटी जो है कस्टम ड्यूटी इज नॉट इंक्लूडेड इन द जीएसटी। टैक्स ऑन अल्कोहल कंजप्शन पेट्रोलियम ये सब जो है कि आर ऑल्सो केप्ट आउट ऑफ परव्यू ऑफ द जीएसटी, तो ये आपको याद रखना है, ठीक। ये बेसिक नॉलेज है, ये आपको याद रखना है, क्वेश्चन आप कभी भी आ सकते हैं। परव्यू ऑफ जीएसटी में कौन नहीं है, घी इसमें से नहीं आएगा, यही ब्रांडेड हो जाएगा तो आ जाएगा, जो है कि आपका जो है कि यहाँ अनपैकेज और ये अनब्रांडेड होगा। मैंने वो वर्ड इसलिए बताया, हमेशा याद रखना, अनपैक्ड और अनब्रांड रहेगा, एंड अनब्रांड है तो जीएसटी नहीं लगेगा, ब्रांड लगा दिया, मोहर तबका लग गया तो जीएसटी आपको भरना पड़ेगा उस पर, याद रखना है। 2020 में कितना कलेक्शन था उससे मतलब नहीं है, अभी का कलेक्शन देख लो, यहाँ पे नया डाटा दिया होगा इन दी अप्रैल 2026, ठीक। अप्रैल 2026 में गवर्नमेंट हैज़ कलेक्टेड दी हाईएस्ट टिल दी आपका जो है कि जीएसटी रिवेन्यू, जो कि आपका 2,42,702 करोड़ रुपए है, ठीक। ये हमारी जो है कि सबसे अब तक का हाईएस्ट है, तो ये याद रखना है। ये फिगर मैं ब्लू से जो है कि मार्क कर दे रहा हूँ, कब, अप्रैल 2026 का डाटा है, ये जो है कि अब तक का सबसे हाईएस्ट है, तो ये आपको याद रखना है। बाकी रिवेन्यू न्यूट्रल रेट क्या है, इस न्यूज़ रिसेंटली 2016 में न्यूज़ में था, ये जीएसटी से रिलेटेड है, ठीक। इसे रिवेन्यू न्यूट्रल कहा जाता है, क्यों कहा गया था, क्योंकि सारे टैक्स को एक जगह इंटीग्रेट कर दिया था इसने, दैट्स वाई। फिर नेक्स्ट है स्टेटमेंट जो रिलेट करता है आपके बेनिफिट ऑफ द इनपुट टैक्स क्रेडिट मैकेनिज्म जीएसटी का, तो ये आपका जो है कि अवॉइड करेगा डबल टैक्सेशन के लिए, ठीक। ये अवॉइड डबल टैक्सेशन, कैस्केडिंग इफेक्ट जो है, कैस्केडिंग इफेक्ट यही होता है टैक्स ऑन टैक्स, इसको अवॉइड करने के लिए इसको जो है कि इंट्रोड्यूस किया गया था। आई होप ये सब चीज़ें समझेंगे। देखिए थोड़ा आपको मे भी हल्का फास्ट लग रहा होगा गाइस, तो स्पीड 1.5 ही रखना, कोई 2x में मत भागना, नहीं तो ऐसे लगेगा कि रेलगाड़ी चल रही है, वो भी कौन सी वाली, नॉर्मल एक्सप्रेस ट्रेन नहीं चल रही होगी, फिर वंदे भारत बुलेट ट्रेन लगेगी मेरी आवाज़। तो काइंडली आपसे अपील है कि 1.5 तक ही जो है स्पीड रख के देखना है, ताकि चीज़ों को समझ पाओ, क्योंकि यहाँ पे 286 से ज़्यादा क्वेश्चन है, उसको मुझे टैकल कराना है, तो साथ ही साथ कॉन्सेप्ट समझाते हुए। अभी देखिए इतने कॉन्सेप्ट समझाए जिससे ये चीज़ें हो पाए, तो आई होप इस चीज़ को अंडरस्टैंड करेंगे, ठीक। ये इनपुट टैक्स क्रेडिट है आपका मैकेनिज्म, इस पर भी क्वेश्चन आएगा तो आगे बताया जाएगा कि ये इनपुट टैक्स क्रेडिट मैकेनिज्म क्या होता है। मीन्स आप जो है कितना इनपुट दे रहे हैं, ठीक। अभी ICOR रेशियो होता है, इनपुट कैपिटल इंक्रीमेंटल रेशियो जो होता है, इनपुट कैपिटल आउटपुट रेशियो क्या होता है, इनपुट कैपिटल आउटपुट रेशियो, यहाँ कि कितना ज़्यादा रहना चाहिए इकोनॉमी के लिए, कितना कितना सफिशिएंट है, कितना कैपिटल लगाने पे कितना इनपुट निकल रहा है, मान लीजिए जो कि हाई लो रहेगा, ये सब आगे बताऊंगा। तो इसी तरीके से इनपुट टैक्स क्रेडिट मैकेनिज्म है, इससे हमारे गवर्नमेंट का फ़ायदा क्या है कि हम जो है कि कितना इनपुट देके कितना क्रेडिट जो है कि जनरेट कर रहे हैं, इसी को कहते हैं। आगे क्वेश्चन अभी आएंगे तो और अच्छे से समझते हैं इसको। देन यहाँ पे यहीं पे इसको समझा देता हूँ मैं, तो इसको थोड़ा सा ब्रीफली पढ़ लेंगे, देखेंगे क्या है कि 2024 में क्वेश्चन पूछा गया था कि रिलेटेड कर रहा है इनपुट टैक्स क्रेडिट मैकेनिज्म से, तो ये अवॉइड करना था डबल टैक्सेशन को। अब ये कैसे है, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज क्या है, इनपुट टैक्स क्रेडिट मैकेनिज्म। अब ये इनपुट टैक्स क्रेडिट मैकेनिज्म होता क्या है, पहले ये समझो। ये इनपुट टैक्स क्रेडिट क्या है, ये दैट क्रेडिट दैट बिजनेसेस रिसीव फॉर द जीएसटी पेड ऑन द परचेज गुड्स एंड सर्विसेज, जो इंटेंड कर रहे हैं अपने बिजनेस यूज के लिए, ठीक। यहाँ पे क्या है, मतलब आपने कितना इनपुट, मतलब कितना क्रेडिट दिया और कितना इनपुट मिल रहा है, मतलब क्रेडिट दैट बिजनेस रिसीव फॉर द जीएसटी पेड, इतना कोई भी बिजनेस जो है आपका जीएसटी पेड कर रहा है उस पर कितना क्रेडिट आपको जो है कि परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज पे मिल रहा है आपके बिजनेस में। तो ये आईटीसी होता है, एक क्रूशियल रोल प्ले करता है जीएसटी में बाय रिड्यूसिंग द ओवरऑल टैक्स बर्डन फॉर द बिजनेस, और इंश्योर करता है क्या, टैक्स लिवाई हो वैल्यू एडिशन पे, जहाँ पे ये मैकेनिज्म क्या अलाउ कर रहा है, आईटीसी मैकेनिज्म टैक्स पेयर्स को रिड्यूस करता है ओवरऑल जीएसटी लाइबिलिटी, मीन जो जीएसटी लाइबिलिटी जो डायरेक्ट टैक्स का बर्डन था उसको थोड़ा लाइबल करता है। कैसे कर रहा है, बाय क्लेमिंग द क्रेडिट फॉर द टैक्स पेड ऑन देयर परचेज। जैसे आप देखते हैं ना कि जीएसटी भर दो भाई, जीएसटी जो है कि रिबेट करा लेंगे, आपने सुना होगा नॉर्मल टर्म में, तो ये इसी के अंदर आता है इनपुट टैक्स क्रेडिट के अंदर, कि आपने जीएसटी नंबर है, जीएसटी आपका जा रहा है, तो आपको थोड़ा लाइबिलिटीज जो है रिड्यूस हो जाती है। आप जैसे मान लो 10 लाख की जीएसटी भर रहे हो तो आपकी लाइबिलिटी कुछ कम आएगी, तो ये है। तो ये इंश्योर क्या करता है,
ओनली दी पेज टैक्स ऑन द वैल्यू एडिशन और डबल टैक्सेशन को अवॉइड करता है, ठीक है, कहीं भी 2 बार टैक्स ना लगा हो। क्राइटेरिया लिमिटेशन आईटीसी के मैक्सिमाइज करना जो है, टैक्स सेविंग को मैक्सिमाइज करना, अवॉइड करना, ये सब पॉइंट याद रखना कि क्या होता है आईटीसी का, कि बिजनेस में जो है कि आपका जो है कि मैक्सिमाइज टैक्स सेविंग करना, ठीक, अवॉइड करना डबल टैक्सेशन को। फिर उसके बाद रिमेन कंप्लेंट विद जीएसटी नॉर्म्स, मतलब कंप्लेंट मतलब कंप्लायंस रहना है आपकी जो है कंप्लेंट जो है कि जीएसटी नॉर्म्स पे फुल्ली बिजनेस जो है कि देखेगा ये। बाकी अब इसको पढ़ लेंगे तो आपको आई होप ये चीज़ समझ में आ जाएगी कि क्या सेंटर कैसे टैक्स रिजीम जो है कि डिसाइड करता है, वो ये चीज़ लिखी हुई है। तो आई होप यहाँ पे आईटीसी आपको समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन भी ये है, यहाँ पे मैं समझाने वाला था आईटीसी, ऊपर ही आपको बता दिया। तो 2023 का क्वेश्चन है, आर ओ 11 में पूछा गया है। कह रहा है कि आईटीसी मीन्स द क्रेडिट इनपुट, ठीक, क्या कह रहा है कि आईटीसी का मतलब होता है क्रेडिट ऑफ द इनपुट टैक्स ऑन द सप्लाईज ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज बोथ रिसीव्ड बाय द रजिस्टर्ड पर्सन। तो जीएसटी में जो रजिस्टर्ड है उसको मिलेगा, तो बिल्कुल सही बात है। एलिजिबिलिटी ऑफ द आईटीसी कह रहा है कि विच में बी अंडर टैक्सेबल सप्लाई, नॉन टैक्सेबल सप्लाई और जीरो रेटेड सप्लाई। तो ये स्टेटमेंट आपका गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा, यहाँ से देखेंगे। जो भी चीज़ है आपके आईटीसी का क्रेडिट इनपुट रेशियो में जो मतलब है, यहाँ पे एलिजिबिलिटी इंक्लूड दी टैक्सेबल सप्लाई और जीरो रेटेड सप्लाई, बट नॉन टैक्सेबल, जो नॉन टैक्सेबल है वो एक्सक्लूड की जाएगी। नील रेटेड जो है यहाँ पे नॉट एलिजिबल, मीन्स ये जो क्या दे रखा है आपका नॉन टैक्सेबल, वो आईटीसी के अंदर जो है कि एप्लीकेबल ही होगा। अगर आपने अपने टैक्स ही नहीं भरा है, आपने जीएसटी ही नहीं भरी है, तो हम आपको आईटीसी के अंडर रखेंगे क्यों। तो ठीक, इसको देखिए ब्रीफली याद रखेंगे तो डी इसका आंसर हो जाएगा। और यही इसका एक्सप्लेनेशन है, जिसको आप पढ़ लेंगे तो ऊपर की गाथा आपको समझ में आ जाएगी। फिर नेक्स्ट है, पुराना क्वेश्चन है, बस ये याद रखिए कि सक्षम प्रोजेक्ट किस लिए चलाया गया था। सक्षम प्रोजेक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन है, तो सक्षम प्रोजेक्ट किस लिए चलाया गया है, आपका न्यू इनडायरेक्ट टैक्स नेटवर्क है, इसको याद रखना है। ये क्या है, सीबी, ये आपका ये बोर्ड याद रखना है, सीबीसी बोर्ड, सेंट्रल बोर्ड ऑफ एक्साइज कस्टम जो है, एक सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेज एंड कस्टम कर दिया गया है। सीबीआईसी बोर्ड हो गया है, ईसी से आईसी हो गया है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ द इनडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टमर। इन्होंने 2026 में कैबिनेट इकोनॉमिक अफेयर्स की अप्रूवल से, ठीक, यहाँ पे क्या बनाया था, प्रोजेक्ट सक्षम बनाया था। प्रोजेक्ट सक्षम जो डिजाइन करेगा स्मूथ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दी जीएसटी में, ऑल्सो दी एक्सटेंशन ऑफ दी हमारा क्या, कस्टम सिंगल्स इंटरफेरेंस फ्रॉम दी शिफ्ट, ये जो है कि लाने के लिए। तो ये सब जो है कि याद रखेंगे। फिर पुराना क्वेश्चन है कि कब जो है कि आपका फॉर्मुलेट फिजिकल पॉलिसी, तो ये कौन करती थी, मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस करती थी, ठीक, इसको याद रखेंगे। पहले प्लानिंग कमीशन था, फिर नीति आयोग आ गया, 2000 कह रहा हूँ 280 में फाइनेंस कमीशन है जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, इसके बारे में पता रहना चाहिए। इसकी जगह नीति आयोग आ गया, ये सेंट्रल बैंक है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस सबका करता धरता है। तो ये आप ब्रीफली याद रखेंगे। द नेक्स्ट क्वेश्चन है यहीं पे कि लॉन्ग टर्म फिजिकल पॉलिसी जो है कि अनाउंस बाय विच फाइनेंस मिनिस्टर, तो ये किसने किया था, वीपी सिंह जी ने। वीपी सिंह की गवर्नमेंट में पहली बार प्राइम मिनिस्टर हमारे विश्वनाथ प्रताप सिंह जी ने, इन्होंने बजट की स्पीच में 85-86 में लॉन्ग टर्म फिजिकल पॉलिसी का बात किया था कि बजट के थ्रू जो है कि हमें लॉन्ग टर्म जो है कि टारगेट रखने पड़ेंगे। क्या हमारे इन्फ्लेशन टारगेट, क्या हमारे फिजिकल डेफिशिएट टारगेट है, क्या हमारे जो है कि सीआरआर, ये सीआरआर को नहीं मतलब लंबे टारगेट जो भी है हमारे डिसाइड किए गए थे वीपी सिंह गवर्नमेंट के दौरान में, तो याद रखेंगे। फिर कंट्रोलिंग अथॉरिटी ऑफ द गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर कौन है, क्या वो आरबीआई है, प्लानिंग कमीशन है, क्या वो आपकी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है, फाइनेंस कमीशन। तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस जो है कि हमारी क्या है, मिनिस्ट्री ऑफ द फाइनेंस कमीशन ही हमारी रिस्पॉन्सिबल है फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द फाइनेंस ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। आरबीआई ये तो हेल्प करते हैं मॉनेटरी पॉलिसी इंप्लीमेंट करने में, ठीक। बाकी इसके 6 डिपार्टमेंट हैं, हमेशा मैंने इसको प्रीवियसली भी पढ़ाया है। 6 डिपार्टमेंट आपके इकोनॉमी में भी, करंट अफेयर वाले, और जो है कि कहाँ पे पॉलिटी में बताया। तो ये देखिए मेन इकोनॉमिक अफेयर्स इसका ही मेन काम है, बजट को यही प्रिपेयर करता है। फिर एक्सपेंडिचर है, रेवेन्यू डिपार्टमेंट, इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक फाइनेंस सर्विस और पब्लिक इंटरप्राइजेज, ये मिनिस्ट्री के जो है कि हमारे 6 मेन डिपार्टमेंट है। इनके नाम जो है कि अच्छे से मैंने नोट्स में दिए हुए हैं, जो घटनाचक्र दृष्टि है वहाँ के नोट से एक्सेस कर लेंगे, टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल है ऑलरेडी। फिर कह रहा है कि इसमें से कौन सा नॉट अ डिपार्टमेंट ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, तो ये है, ये है, ये है, बैंकिंग डिवीजन कोई डिपार्टमेंट नहीं होता है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक, ये कोई डिपार्टमेंट नहीं है। फिर बहुत पुराना क्वेश्चन है, ठीक, कोई मतलब नहीं है इस क्वेश्चन का कि ये क्या पूछ रहा है कि कितना क्या पुअर शेप में है, स्किप कर देना है क्वेश्चन को। एक बार रीड आउट करना है तो मन के लिए शांति के लिए कर सकते हैं कि गवर्नमेंट का कितना एक्सपेंडिचर है दैट पॉइंट ऑफ टाइम। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तो यहाँ पे कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑब्जेक्टिव ऑफ द फिजिकल डिफिशिएट, ठीक, हमारा ऑब्जेक्टिव क्या नहीं होता है, क्या फुल एम्प्लॉयमेंट लाना, ये होता है प्राइस स्टेबिलिटी। कह रहे रेगुलेशन ऑफ इंटर स्टेट ट्रेड, ये क्या हमारे फिजिकल पॉलिसी में आता है, तो नहीं, ये नहीं आता है। बाकी इक्विटेबल वेल्थ और इनकम हो, ये सब शुरू में ऑब्जेक्टिव दिखे होंगे, उसमें मैंने कहीं ये मेंशन नहीं किया है कि आपके फिजिकल पॉलिसी का ये मतलब होता है कि रेगुलेशन ऑफ द
इंटर स्टेट ट्रेड कराया जाए, तो ये इसका कोई मतलब नहीं है। तो ये आप ब्रीफली याद रखेंगे। ऊपर जो ऑब्जेक्टिव्स दिए हैं लिस्ट में, वहाँ से उनको रट लीजिए, वही मेन ऑब्जेक्टिव है हमारे फिजिकल पॉलिसी के। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है कि फिजिकल पॉलिसी कंसर्न है विच ऑफ द फॉलोइंग, तो किस चीज़ से होती है, हमारे टैक्सेशन और गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर से, ठीक है। बैंक से हो गया, रेगुलेशन ऑफ स्टॉक और जो है कि IMF, इनसे कोई डील नहीं करता है। बहुत पुराना क्वेश्चन, बेसिक क्वेश्चन था, ठीक। पार्ट ऑफ द फिजिकल पॉलिसी क्या होता है, आपका टैक्स पॉलिसी पार्ट है, बाकी प्रोडक्शन, फॉरेन और इंटरेस्ट रेट पॉलिसी से मतलब नहीं है। टैक्सेशन, बजट मैनेजमेंट, फिजिकल जो है कि डेफिसिट, इन सब से इसका मतलब होता है। तो ये आप याद रखेंगे, ठीक। अमंग जो है कि आपका टूल है हमारा, क्या है टूल किसका, फिजिकल पॉलिसी का टूल क्या है, क्या वो CRR है, नहीं। मैंने MPC पढ़ाएंगे, मॉनेटरी पॉलिसी तब पढ़ेंगे। तो कैश रिजर्व रेशियो, आपका बैंक रेट, क्रेडिट सीलिंग, ठीक। ये जो है कि क्रेडिट सीलिंग तो मतलब बैंक्स लगाती हैं ये सब, तो ये सब नहीं है। आपका टैक्सेस, जो हमारे टैक्स लगते हैं, वो पार्ट है हमारे फिजिकल पॉलिसी का। तो ये जो कि याद रखेंगे, मेन टूल ऑफ द फिजिकल पॉलिसी रहता है टैक्सेशन, ठीक। इस तरीके से चीज़ें याद रखनी है ऊपर, इसीलिए मैंने आपको समझाया था। फिर नहीं है कौन सा टूल, ठीक, क्या है, इंटरेस्ट रेट जो है कि नहीं टूल है। बाकी पब्लिक एक्सपेंडिचर, डेफिसिट, फाइनेंशियल, टैक्सेशन, दीज आर दी कंपोनेंट्स ऑफ दी हमारा फिजिकल पॉलिसी, इन सब के जो है कि पार्ट में है। जहाँ पे हम डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चंस, मैंने आपको शुरू में समझाया था कि इन चीज़ों से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यही आपके सबसे ज़्यादा वेटेज वाले टॉपिक्स भी हैं। तो इनको याद रखेंगे। फिजिकल पॉलिसी में पब्लिक एक्सपेंडिचर हो गया, डेफिसिट, फाइनेंसिंग हो गई, टैक्सेशन हो गया, तो ये सब हमारे किस में है, फिजिकल पॉलिसी के टूल में आते हैं। फिर कह रहा है कि इकोनॉमिक्स है, आपके इंट्रोड्यूस करेंगे फिजिकल पॉलिसी टूल को टू रेटिफाई दी ग्रेट डिप्रेशन ऑफ द 1920-30। तो ये यहाँ पे प्रोफेसर केनीज, अब इन्हीं के केनीज मॉडल पे आप, मैंने बताया, फिजिकल पॉलिसी डिजाइन की गई है। केनीजियन मॉडल है, केनीजियन पॉलिसी जो है कि प्रिस्क्राइब करती है प्रोफेसर JM केनीज 1936 की बुक में। किताब का नाम याद रख लेना बच्चों, किताब का नाम क्या है, जनरल थ्योरी ऑफ द एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड द मनी। तो यू मस्ट रिमेंबर गाइस कि ये क्या है, जनरल थ्योरी ऑफ द एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड द मनी, इस चीज़ को याद रखना। देन जो है कि डिफिशियंसी जो है कि क्या है आपकी किसी डिग्रेडेड डिमांड से, ये सब पढ़ लेंगे। तो ये ग्रेट डिप्रेशन ऑफ मैनेज को 1930 के प्रोफेसर केनीज ने किया था, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, केनीजियन मॉडल ऑफ इकोनॉमिक्स बोलते हैं, ठीक। यहाँ से इसी पे जो है कि आपका फिजिकल पॉलिसी डिजाइन है, तो यू मस्ट रिमेंबर दिस। फिर जो है कि फिजिकल स्टिमुलस किसे कहते हैं, सिंपल सा, जो भी आपको पैकेज दे हमारे किसके लिए, फिजिकल डेफिसिट को मैनेज करने के लिए, तो इन सब चीज़ों को आप पढ़ेंगे, ठीक। तो आपको समझ में आएगा क्या कि एक इंसेंटिव, सॉरी फॉर दिस, यहाँ पे क्या है, इंटेंसिव एफर्मेटिव एक्शन है गवर्नमेंट का टू बूस्ट द इकोनॉमिक एक्टिविटी। स्टिमुलस पैकेज क्या है, हमारा इंटेंस एफर्मेटिव एक्शन है जो गवर्नमेंट करेगी बूस्ट इकोनॉमिक एक्सपेंडिचर करने के लिए। इसमें जो है कि गवर्नमेंट जो है कि एक्सपेंडिचर को जो है कि बढ़ाएगी, टैक्स रेट घटाएगी, कुल मिला जुला के इकोनॉमिक ग्रोथ करने के लिए डिमांड को इंक्रीज करना होगा। तो क्या होगा, हमें जो है कि एक्सपेंडिचर, टैक्स रेट, मतलब जो है कि डिस्पोजेबल इनकम जो है कि बाहर जो है कि ज़्यादा रखनी पड़ेगी, कि जो ज़्यादा से ज़्यादा स्पेंड करे। तो ये फिजिकल स्टिमुलस पैकेज होता है। देन आगे जो है कि देखा जाए क्या है, फिजिकल स्टिमुलस पैकेज जो है कि कंप्राइज करेगा टैक्स रिबेट्स, इंसेंटिव्स, गवर्नमेंट स्टिमुलेट करेगी आपकी कंट्री का फाइनेंशियल क्राइसिस को प्रमोट करने के लिए, जहाँ किससे करेगी, पैकेज ऑफ टैक्स रिबेट, इंसेंटिव, बूस्ट स्पेंडिंग, इससे डिमांड को इंक्रीज करना होगा। ये क्रिएट सिचुएशन करेगा जिससे एम्प्लॉयमेंट राज होगा। क्या वर्चुअस साइकिल आपको बताई थी ना, डिमांड बढ़ाओ, प्रोडक्शन बढ़ाओ, एम्प्लॉयमेंट बढ़ाओ, तो यही चीज़ आपको याद रखनी है। देन कह रहा है कि मोस्ट लाइकली टू टेकन एट द टाइम ऑफ रिसेशन, रिसेशन के टाइम पे जो है कि मोस्ट लाइकली क्या लिया जाएगा, कह रहा है कि टैक्स रेट घटा दो और इंक्रीज कर दो बाय इंक्रीज इन द इंटरेस्ट रेट। तो मोस्ट लाइकली है, देखिए टैक्स रेट घटाना रिसेशन के टाइम पे मतलब सही स्टेप हो सकता था, मतलब इतना जो है कि सही ऑप्शन नहीं है ये। एक्सपेंडिचर ऑन द पब्लिक प्रोजेक्ट बढ़ाना, ये बिल्कुल सही बात है। कह रहा है कि टैक्स रेट में घटा दो और जो है कि रिडक्शन भी कर दो इंटरेस्ट रेट में, तो ये सब जो है कि ऑप्शन आपके गलत है गाइज। और कह रहा है कि एक्सपेंडिचर पब्लिक प्रोजेक्ट में घटा दो, तो ये भी गलत है। देखिए मैंने क्या कहा था, जब दो स्टेटमेंट कॉन्ट्राडिक्ट करेंगे आपस में, दोनों ही बिल्कुल यहाँ पे सही है, एक्सपेंडिचर ऑन पब्लिक, पब्लिक, ठीक, दोनों ही क्या है, स्टेटमेंट बिल्कुल ही क्लोज एसोसिएटेड है। बट एक कह रहा है इंक्रीज, एक कह रहा है रिडक्शन। तो आपको वैसे मैंने पूरा समझा रखा है कि कैसे पब्लिक प्रोजेक्ट पे एक्सपेंड करने से हमारा एम्प्लॉयमेंट जनरेशन और ये डिमांड बढ़ती है। तो हमारा आंसर क्या होगा, यहाँ पे बी आएगा कि इकोनॉमिक रिसेशन टाइम पे है, तो हमें प्रोजेक्ट बढ़ाने होंगे, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर बढ़ाना होगा। तो यहाँ से ब्रीफली देख लेंगे। फिर रेवेन्यू एस्टिमेट ऑफ द बजट इन इंडिया कौन प्रिपेयर करता है, तो ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस करती है, ठीक है। बिल्कुल स्टैटिक क्वेश्चन था, इसमें मैं कुछ और जो है कि समझा नहीं सकता हूँ। फिर आगे बढ़ा जाए तो यहाँ पे हम लोग आगे देखते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिस्पॉन्सिबल फॉर द बजट प्रेजेंटेशन, तो ये हमारे डिपार्टमेंट ऑफ द इकोनॉमिक अफेयर अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस रहता है, ये प्रिपेयर करता है। बिल्कुल स्टैटिक क्वेश्चन है। इकोनॉमिक सर्वे किससे रिलेट करता है,
हमारे जो है कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस से जो हमारे पिछले साल के माइक्रो इकोनॉमिक चैलेंजेस हैं इन सबको रिप्रेजेंट करता है। ये गाइडेंस ऑफ द चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर के अंडर जो है कि आता है, तो ये सब याद रखना है आपको। फिर इसी तरीके से आगे बढ़ते हैं। प्रिपेयर कौन करता है इकोनॉमिक सर्वे? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस करती है। इकोनॉमिक सर्वे आपको ऑफिशियली जो है कि कौन निकालता है? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया निकालेगी। देन आगे बढ़ें तो इकोनॉमिक सर्वे जो है कि पब्लिश कौन करता है? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। सेम क्वेश्चन गाइस रिपीटिवली जो ही है। अब देखिए मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्री ये कहाँ है? आपके इकोनॉमिक सर्वे में। सेंट्रल स्टैटिकल ऑफिस जिसे अब जो है कि अब एनएसओ कर दिया गया है बाय कंबाइनिंग दी दिस सीएसओ प्लस एनएसएसओ एनएसओ हो गया है। तो ये क्या करती है? आपकी नेशनल स्टेट अकाउंट का स्टैटिक देती है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्या है? ये जो है कि हमारे करेंसी और जो है कि फाइनेंस से रिलेटेड मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस क्या करेगी? एक मिनट गाइस, यहाँ पे हाँ ये करेगी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस जो है कि आपका लेट मी सी, एक चीज़ गलत हो गई यहाँ पे। जो मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्री है वो इकोनॉमिक सर्वे नहीं, मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्री तो होलसेल करेगी ना, तो ये पहला थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया, सॉरी फॉर दिस। तो यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्री जो है कि ये करेगी, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस जो है कि इकोनॉमिक सर्वे करेगी। तो इसकी कोडिंग आप कर लेंगे जो कि यहाँ पे ये सब चीज़ें लिखी हुई हैं। बजट क्या है? हमारा जो है फिजिकल पॉलिसी टूल है, ठीक 112 में। ये सब कुछ क्वेश्चन है कि जीरो बेस बजटिंग कब आई इंडिया में, जो है कि यूएसए में पहली बार अडॉप्ट किया गया जीरो बेस बजटिंग। एक मेथड है बजटिंग का जहाँ पे सारे एक्सपेंस जो है कि जस्टिफाइज होंगे न्यू पीरियड के लिए, जो कि टेक्निक इन्वॉल्व करता है क्रिटिक रिव्यू ऑफ एवरी स्कीम, ठीक, डेवलप्ड बाय द पीटर फ्रे इन दी 1970, जो कि जीरो बजटिंग जो है कि किसने की थी? यूएस ने की थी। तो बस इतना याद रख लेना है। जो इकोनॉमिक पॉलिसीज और जो है कि इनका क्रिटिक को है कि आपके पहली बार पीटर फिरे ने किया था 1970 में जीरो बेस बजटिंग। आपका एक तरह से न्यू टाइप ऑफ बजट पेश किया गया, तो इसको आप पढ़ लेंगे। सेम क्वेश्चन है, अप्लाइड क्वेश्चन, यू कैन रिपीटिवली डू, इसको कर सकते हैं, ठीक। अब यहाँ से देखिए ये कितना जो है कि कितना आउटले बजट रहा है इन स्कीम्स का प्रधानमंत्री जन आरोग्य में। ये 26-27 का डाटा थोड़ा सा देख सकते हैं आप कि प्रीवियस ईयर से देखिए हर जो है कि स्कीम का बजट बढ़ता ही हुआ देखने को मिला है। तो आपको याद रखना है, ठीक। ये जितने भी ऊपर डिपार्टमेंट दिए हैं जैसे प्रधानमंत्री जन आरोग्य, ये ऑप्शंस में 2023 में पूछा गया था, तो उनका इंक्रीजिंग डाटा देखने को मिला कि बजट में मोस्ट मिनिस्ट्रीज का डाटा बढ़ते हुए देखने को मिलेगा। तो ये आप याद रखेंगे। फिर इसी तरीके से यहाँ पे 11-12 का पूछा गया है, पर हमें देखना है कि इनमें से हाईएस्ट आउटलेट किसका है। तो हमें क्या देखना है? 26-27 का बजट एस्टिमेट देखना है। एनर्जी में देखिए क्या है, बढ़ते हुए देखने को मिला। सोशल वेलफेयर में बढ़ते हुए। ट्रांसपोर्ट में जो है कि थोड़ा सा देखिए बढ़ा घटा फिर बढ़ा। ये ट्रांसपोर्ट का थोड़ा सा वेरिएबल रहता है कि बढ़ते घटते देखने को मिलता है। रूरल में क्या है, आपको बढ़ते हुए देखने को मिलेगा, ठीक। इंटरेस्ट पेमेंट, ट्रांसपोर्ट, डिफेंस, ये जो है कि आपके 6-7 पिलर जो होते हैं कंपोनेंट, ये कहाँ मनीज गोल बजट में एक जो चार्ट होता है मैंने वहाँ लगा रखा है दृष्टि वाले घटना चक्र में, एक पाई चार्ट है कि मनीज कम्स जो है कि कहाँ कम और गोज, वो वाला चार्ट जो है कि याद कर लेंगे तो ये सब क्वेश्चन टैकल हो जाएंगे, ठीक। तो इसी तरीके से आपके कुछ क्वेश्चंस हैं जिनको आप थोड़ा सा होमवर्क में देख लेंगे। नेक्स्ट सेशन में जो है कि कंटिन्यू करते हैं आगे। काफ़ी लंबा सेशन हो गया, आज के सेशन के लिए बहुत करते इतना। फिर ये सब थोड़ा नेक्स्ट सेशन में मैं समझाऊंगा कि आगे चीज़ें क्या हैं। अब इजीली जाएगा क्वेश्चन क्योंकि काफ़ी सेशन आपको समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया है तो कमेंट सेक्शन में जाके बताएं, नहीं तो नेक्स्ट क्लास में जो है कि थोड़ा इसको अपडेट किया जाएगा। अब जितनी भी चीज़ें हैं डाटा पढ़ा जाएगा आगे, ठीक। अभी नेक्स्ट क्लास में कोशिश करूँगा कि ये चैप्टर जो है कि मोस्टली जो है कि वाइडली ख़त्म कर दें। फिर इसके बाद क्या बचेगा? प्लानिंग, जो कि थोड़ा स्टैटिक पार्ट है। फिर इसमें जो है कि मनी बैंकिंग में भी थोड़े कॉन्सेप्ट समझ के चीज़ों को करेंगे। और ये सेशन कैसा लगा है आप थोड़ा बताएंगे मुझे कि आपको और भी चीज़ें जो है कि समझनी है, क्योंकि देखिए फिजिकल पॉलिसी में भी बहुत कुछ है, ठीक। यहाँ पे कन्वर्टिबिलिटी ऑफ रुपी से लेके नियर रीर हो गया, एक्सचेंज रेट हो गया, थोड़ी बहुत बहुत चीज़ें आती हैं। थोड़ा मनी एंड बैंकिंग से थोड़ा रिलेटेड है, तो आप बता देंगे कि स्टिमुलस पैकेज ये सब क्या है, तो मैं और एक्सप्लेन कर दूंगा आप लोग को। सो मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में। टिल देन जो है कि आप इधर प्लेलिस्ट को देखिए, रिवाइज करिए, लोगों तक शेयर कीजिए गाइज। मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में। टिल देन साइनिंग ऑफ दिस साइड आशीष भास्कर, हैप्पी लर्निंग। और इसी तरह सिंप्लीफाइड कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।